एंटरप्राइज बिजनेस ग्रोथ एंड साइज। एंटरप्राइज, वो एंटरप्राइज हम उसको भी कहते हैं, रिस्क टेकिंग एबिलिटी को भी एंटरप्राइज कहते हैं। मैं कहता हूं आई हैव द एंटरप्राइज ऑफ क्रिएटिंग अ बिजनेस, मतलब मेरे पास रिस्क टेकिंग एबिलिटी है कि मैं ये रिस्क लूं कि मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं अपना पैसा, अपना टाइम एंड एफर्ट्स इन्वेस्ट करूं, ये रिस्क मैं ले रहा हूं ताकि एक बिजनेस करूं। तो आई हैव द एंटरप्राइज का मतलब आई हैव द एबिलिटी, और एंटरप्राइज का मतलब इटसेल्फ बिजनेस भी होता है, ठीक है ना। तो एंटरप्राइज पूरे बिजनेस को भी कह सकते हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन को भी कह सकते हो। एंटरप्राइज बिजनेस ग्रोथ साइज, तो एंटरप्रेन्योर का मतलब आप लोग को बता चुका हूं क्या होता है। जो एंटरप्राइज का जो ओनर होता है, किसी एंटरप्रेन्योर होता है, ठीक है, वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन टुगेदर करता है, वो रिस्क लेता है टू इन्वेस्ट इन दे इन्वेस्ट देयर टाइम, मनी एंड एनर्जी टू क्रिएट सम बिजनेस। या आप लोगों ने सिर्फ हाईलाइट नहीं पढ़ना है, पढ़ना पूरा है, हाईलाइट तो जहन में रखने के लिए किया हुआ है आप लोग के। और मेरे जब मैं आपको लेक्चर बता रहा हूँ तो हाईलाइट्स को देख के कराओ। बेनिफिट्स ऑफ बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर बनने के फायदे और नुकसान भी हैं। बिजनेस फेल हुआ तो आपकी लगाए हुए टाइम एंड एफर्ट सब जाया हो जाएगी, ठीक है। अपने पैसे से स्टार्ट लेना पड़ता है, क्योंकि कोई उधार भी देगा तो देखेगा आपने अपना क्या लगाया हुआ है, अपना पैसा कितना लगाया हुआ है। और आपने अपना कुछ भी पैसा नहीं लगाया तब भी उधार ले सकते हो या तब भी पार्टनर बना सकते हो, लेकिन फिर आपकी एफर्ट्स लगेंगी और कल को बिजनेस जाएगा तो सारी एफर्ट्स जाए हो गई। फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी एक होती है कि अगर आप कोई बिजनेस में एंटरप्रेन्योर बन रहे हो तो हो सकता है पहले आपको कोई जॉब कर रहे थे वो छोड़नी पड़ गई, तो उस जॉब से जो इनकम थी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना, तो कम से कम आपको उस बिजनेस से इतना तो कमाना है जितना उस जॉब से कमाते थे, और उससे ज्यादा ही कमाना है, तब जाके वो बिजनेस जस्टिफाइबल होगा। ये कुछ एंटरप्रेन्योर्स हैं, जेफ बीजोस अमेज़न का मालिक, इलॉन मस्क, टेस्ला, बहुत सारी कंपनीज है, ये टेस्ला है, स्पेस एक्स है, ठीक है, न्यूरालिंक का भी है, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट का, स्टीव जॉब्स तो इंतकाल हो गया, ये सीईओ था किसका, एप्पल का, और ये क्या है, मुकेश अंबानी, टाटा नहीं, मुकेश अंबानी है, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज का मालिक है। ये दुनिया के टॉप अमीर तरीन लोगों में से, खैर इसकी बात नहीं कर रहे, बाकी की। आप कुछ एंटरप्रेन्योर, जरूरी नहीं इतने बड़े बड़े नाम, अपने अपने आस इर्द गिर्द एंटरप्रेन्योर्स बता सकते हो कुछ, ठीक है, जो एंटरप्रेन्योर्स हो। इनफैक्ट इफ आई एम ओनिंग अ बिजनेस इन द एजुकेशन सेक्टर आई बिकम एन एंटरप्रेन्योर, ठीक है। फिर एक केस स्टडी है, बिल्कुल बस पढ़ना है और आगे निकलना है। इस केस स्टडी को कुछ सवालात नहीं है, लेकिन पढ़ के एक आप जो है ना वो क्रिएट करोगे अपने अंदर, एक नॉलेज क्रिएट करोगे। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की क्या खुसूसियात होती हैं, ये बिल्कुल एक दफा पढ़ के भूल जाने वाली है, लेकिन फिर भी याद रखने के लिए मैंने एक निमोनिक बनाया, स्पेसक्राफ्ट। स्पेसक्राफ्ट याद रहेगा तो मैं इलॉन मस्क से, इलॉन मस्क स्पेस एक्स कंपनी है ना उसकी, तो स्पेसक्राफ्ट जो है इस निमोनिक से आप सब याद, सेल्फ मोटिवेटेड, पैशनेट, एडॉप्टेबल। एडॉप्टेबल मतलब चेंजिंग मार्केट कंडीशंस है ना, अगर मार्केट डेवलप होती जा रही है तो आप भी डेवलप होते जाओ। आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इसीलिए तो होता है, जो टेक्नोलॉजिकली डेवलप करता है, आपको इंप्रूव करता है आपके प्रोसेस को। क्रिएटिव होना चाहिए, सही ना, कि कुछ नया, मतलब कुछ नए नए आइडियाज के साथ आ रहा हो और बेटर आइडियाज के साथ आ रहा हो। एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए कि खुद जो चाह रहे करवाना तो वो बात कर बता भी सके और वो काम करवा भी सके किसी से। ये थोड़ी कि अपने पास आइडिया रखा है और जो है ना उससे बन थोड़ी जानी चीज़ है, लोगों को समझाना भी पड़े और लोगों से काम निकलवाना भी आना चाहिए। कॉन्फिडेंट, रिस्क टेकर, एक्शन ओरिएंटेड, सिर्फ प्लान 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 नहीं होना चाहिए, एक्शन ओरिएंटेड, फोकस्ड और टेनेशियस, जिद्दी, परसिस्टेंट होना चाहिए, परसिवरेंस होनी चाहिए कि साबित कदम है अपने प्लान के ऊपर कि भाई मैं अचीव करके रखूंगा। ये कुछ आपकी बुक के स्क्रीनशॉट्स हैं। कंटेंट्स ऑफ अ बिजनेस प्लान। अब हमने ये देख लिया कि बिजनेस एक्टिविटी एक प्रॉफिट अर्निंग के लिए होती है मेनली, ठीक है ना, और उसको बिजनेस को खोलते हैं एंटरप्रेन्योर होता है। लेकिन ऐसे बिल्कुल जितना बेसिक सोच सकते हो बिजनेस खोलने के लिए वो ये है कि यार मेरे पास मिसाल के तौर पे लेट्स सपोज $10,000 है, मैं सोचता हूँ कि मुझे $10,000 में कोई बिजनेस खोलना, कोई बिजनेस खोलना। अभी $10,000 आपके पास स्टार्टर है, आपको बिजनेस खोलना है, आपके पास दो तीन ऑप्शंस होंगे। इसको आप इन्वेस्ट कर सकते हो कहीं किसी रिस्क फ्री जगह पर जहाँ से आपको कोई रिटर्न मिले, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल आप इन्वेस्ट करते हो किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हो, ठीक है ना, किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हो, उन शेयर्स के ऊपर आपको डिविडेंड मिलता है, तो ये आपकी एक इन्वेस्टमेंट हो सकती है कि कंपनी को ऑलरेडी चल रही है, आपको कोई टेंशन नहीं ले रहा, उस कंपनी के इन पैसों से शेयर्स ले लो। वो कौन सी कंपनी के शेयर्स लेने, थोड़ी बहुत रिसर्च की आपने, बेसिक नेट पे देखा बेस्ट कंपनीज टू इन्वेस्ट, ठीक है, आपने $10,000 इन्वेस्ट कर। इससे और बेटर ऑप्शन क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम उसकी बात करें यूएस की मार्केट की, तो वहां पर है S&P 500, मतलब 500, ये $10,000 500 जो टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज है ना, ठीक है, उनके शेयर्स में इन्वेस्ट होंगे, किसी एक में नहीं होंगे, रिस्क डाइवर्स होगी, क्योंकि एक कंपनी बैठ सकती है, एक कंपनी बैठ गई शेयर की वैल्यू गिर गई, तो मिसाल तौर पर आपने अगर
$10,000 लगा दिए किसी एक कंपनी के ऊपर पूरे के पूरे। जस्ट गिव यू एन एग्जांपल, आपने वो $10,000 लगा दिए अपने किसी एक कंपनी के ऊपर। कितने शेयर्स खरीद लिए उसके? मिसाल के तौर पर उसके आपने ना 1000 शेयर्स खरीद ली, मार्केट में $10 का एक चल रहा था, 10,000 लग गया आपके, ठीक है ना। तो 1000 शेयर्स आपने खरीदे किस रेट पे? 10 के रेट पे $10,000 लगते हैं, ठीक है। ये नंबर ऑफ शेयर्स है और ये रेट है, एक शेयर 10 का मार्केट में चल। अब इवेंचुअली क्या होता है, ये आपकी वैल्यू जाहिर है 10,000 के 10,000 पूरी बनी, पूरे के पूरे ये वाले 10,000 खर्च हो गया, ठीक है। अब आपके शेयर्स आ गए, आपने एक्सपेक्ट किया कि साल के एंड में डिविडेंड्स मिलेगा और शेयर की प्राइस बढ़ गई तो बेच भी दूंगा। मैं शेयर की प्राइस मिसाल के तौर पे एक साल पूरा गुजरा और 12 रुपये उठी, तो आपके 1000 शेयर जो हैं वो $12,000 के हो गए। तो पूरा साल खत्म होने पे आप वो शेयर्स बेच देते हो, या साल के बीच में कभी भी 12 के हो गए आपने बेचते, $2,000 का मुनाफा हो गया, ठीक है। लेकिन उस दौरान हो सकता है कोई शेयर ऐसा भी हो जो मिसाल के तौर पे $10 का था, या $12 की प्राइस का था, या भले $15 की प्राइस का था, या $100 की प्राइस का था, जिसके आपके सिर्फ 100 यूनिट्स आते हैं, 100 शेयर्स खरीदते। लेकिन वो जब साल खत्म हुआ या सब साल के बीच में कभी जाए वो 140 रुपये पहुंच गया, उसके 140 आपके 100 शेयर्स 140 पे पहुंच जाए तो $14,000 के हो सकते। तो 12,000 से बेहतर $14,000 होता, $2,000 के प्रॉफिट से बेहतर मुनाफा क्या होता? 4,000। अब आप कहते हो सिर्फ 100 शेयर्स आ रहे हो उसमें 1000 आ रहे हैं, भाई वो छोड़ो ना, जब 100 शेयर्स आ रहे हैं तो उसके अंदर में मुनाफा भी तो हर शेयर बढ़ेगा ज्यादा ना। मिसाल के तौर पर एक शेयर 10 रुपए का है तो उसमें 2 रुपए का मुनाफा हो, एक शेयर अगर 100 रुपए का हो और उसमें 20 रुपए का मुनाफा हो तो मुनाफा तो सेम है, दोनों का 20% मुनाफा ही कहलाए। जो 10 की चीज 12 पे पहुंच जाए 20% से इजाफा हुआ, जो 100 की चीज 120 पे पहुंच जाए वो भी 20% से इजाफा हो। अच्छा, प्रॉब्लम कब हो सकती है? जब शेयर की वैल्यू और जो खरीदी थी उससे गिर जाए, शेयर 9 रुपए का हो गया, अब क्या हुआ? 1000 शेयर 9 रुपए के, तो आपके तो $9,000 बने, $9,000 बने, $1,000 $10,000 की शेयर खरीदे थे और $9,000 की वैल्यू रह गई उसकी। ऐसा भी होता है, चीज के दाम गिर भी जाते तो फिर आपको अफसोस हो जाएगा। तो बहरहाल ये है कि जितनी बेहतर रिसर्च आपने ऑल एग्स इन वन बास्केट नहीं लगाता मैं, ठीक है ना। मैं मिसाल के तौर पे S&P 500 के लेता हूँ तो आपके $10,000 जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे उन 500 कंपनीज के अंदर, उन 500 कंपनीज के शेयर्स के अंदर। तो पर कंपनी के $20 के शेयर ही आपके पास आएंगे, समझो, यूँ समझ लो बेसिक फॉर्म में। तो कोई कंपनी ऊपर जा रही होगी, कोई नीचे आ रही होगी, लेकिन कलेक्टिवली मार्केट की टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज है, सबकी जो चांसेस है वो ऊपर जाने के ही है, सही, तो ऊपर ही जाएंगे। सो आपके S&P 500 के अंदर ये फायदा है आपको कि 500 अलग तरह के शेयर्स के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो उसी को, ठीक है। पॉइंट इज कि आप क्या कर रहे हो, आप एक अपना थोड़ा सा बेटर स्टडी कर गए तो आपने कहा कि मेरे $10,000 यहाँ लगा दो, और बेटर स्टडी करके आपको लगता है कि मैं बिजनेस ओपन कर सकता हूँ तो आप बिजनेस ओपन करो, लेकिन यू नीड अ प्लान। यू कांट ओपन अ बिजनेस राइट अवे, यू नीड अ प्लान। और प्लान नहीं होगा ना, प्लान का मतलब क्या हुआ, आप एक तरह से आप फ्यूचर को प्रेजेंट बना के सोच रहे हो। जो टारगेटेड फ्यूचर है ना, एक्चुअली फ्यूचर इज टारगेटेड फ्यूचर, टारगेटेड फ्यूचर के ऊपर काम करने के लिए आपको क्या रिक्वायर्ड है, आप वो प्लान बना रहे हो। टारगेटेड फ्यूचर ये है कि मैं चाहता हूँ मेरे $10,000 से एक साल बाद 10,000 और बन जाए तो $20,000 तक पहुंच जाएगी। तो ये प्लस $10,000 होने के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है उसका पूरा प्लान, ठीक है ना। ये होता है बिजनेस प्लान। अब आपको तो पता ही नहीं, आप तो कह रहे हो मैं तो $10,000 से चाहूंगा, फिर तो अगर ऐसा है मैं $10,000 से चाहूंगा $1 मिलियन बन जाए, $10,000 लगाओ तो $1 मिलियन बन जाए। इतना आप अपना बेस्ट प्लान बनाओ, पर खुद ही देख लो $1 मिलियन तक का प्लान लग रहा है कि नहीं लॉजिकली, ठीक है ना। $10,000 से आप कह रहे हो $1 मिलियन बन जाए तो भाई आपका प्लान फिर वैसा है कि नहीं है। अच्छा जी, तो इस बेसिस पे बिजनेस प्लान की बारी आ जाती है। बिजनेस प्लान है डिटेल्ड समझ लो डॉक्यूमेंट कह लो आप बनाते हो कि जिसमें आप अपनी जितनी भी सोच है उसको लिख देते हो विद द नंबर्स प्रॉपर्ली, जिसकी कुछ छोटी सी मिसाल अभी आपको नजर आएगी। एक बिजनेस प्लान है इज रिक्वायर्ड फॉर सेवरल रीजंस। एक तो ये कि आपको फाइनेंसिंग सिक्योर करनी है, आपको पैसा बनाना, आपको पैसा लेके आना है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास इतना इनफ पैसा नहीं है कि आप $10,000 से मिसाल तौर पे आप अपना टारगेटेड प्रॉफिट है कि $1 मिलियन तक पहुंचूंगा, तो आपके पास इतना पैसा ही नहीं है। मिसाल के तौर पर आपके पास जो पैसा है वो आपको $10,000 से मैक्सिमम पूरा एक साल गुजरने पे वो $10,000 से आपको $20,000 तक लेके जा सकते, ठीक है। आप चाह रहे हो यार मुझे $1 मिलियन तक है, अब $1 मिलियन तक जाना है, इसका मतलब ये कि कम से कम $500 तो लगे, $500,000 तो लगा हुआ, सही है। इस $500,000 में से सिर्फ 10,000 आपका है तो $4,90,000 कहाँ से आएगा, सही है। वो फिर इधर उधर से अरेंज करना पड़ेगा। अब इतना ये इट्स अ वेरी फार फेच्ड आइडिया कि $10,000 आप $1 मिलियन बना, इट वाज जस्ट एग्जांपल और मे बी नॉट सो सच अ गुड एग्जांपल।
लेकिन $10,000 से आप सोचते हो रीजनेबली मैं $15,000 बनाना चाहता हूँ, कैन हैपन। आप चाहते हो $10,000 से टोटल से 15,000 मजीद नहीं बोलना, $10,000 मेरे 15,000 तक पहुंच जाए, मतलब $10,000 से इजाफी $5,000 बनाना चाहता हूँ। $10,000 इन्वेस्ट करके $5,000 का प्रॉफिट पूरे साल का, क्वाइट डुएबल। आप कह रहे हो कि मैं $10,000 इन्वेस्ट करके पूरे साल का 15,000 प्रॉफिट बनाना चाहता हूँ, तो फिर वो क्या होगा, उसका ये होगा फिर आप कहते हो कि मैं जितना भी लगाता हूँ उसका 50% प्रॉफिट होता है। तो आप चाह रहे हो कि आपको साल के आखिर में $25,000 तक टोटल मिले, जिसमें से 10 आपका खुद का था, 10 आपका खुद का था, बाकी 15,000 में से 5 आपके 10 की वजह से मिला, बाकी 10 इजाफी कहाँ से आएगा, वो 10 इजाफी के लिए आपको 20 की इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी मजीद। तो आपने उधार लिए 20 और, तो आपने टोटल 30 लगाए। जब आपने 30 लगाए तो आपको 25,000 का मुनाफा हुआ, मतलब 30,000 लगाने की वजह से आप 55,000 तक पहुंच गए, ठीक है ना, 55,000 तक पहुंच गए। जिस 30 लगाए 55 तक पहुंच गए तो 25 का मुनाफा बना है। तो ये 10 के ऊपर 20 और लगाए, वो 20 कहीं से उधार लेके आए हो, वो सारे लगाए पैसे, तो आपके टोटल 30,000 55,000 तक पहुंच गए। वो 55,000 तक पहुंचने में 25,000 का आपको मुनाफा हो, लेकिन मुनाफा भी जो हुआ आपने उधार जो पैसा लगाया उसको भी आप रिटर्न कर सकते हो, या ये जो मुनाफा इस मुनाफे से, ये मुनाफा वैसे हो सकता है जो उधार आपने लिया हो खुदा ना खास्ता इंटरेस्ट के ऊपर लिया हो, तो इंटरेस्ट पे बैक करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, कुछ भी आपको पे करना पड़ जाए, वो पैसा आपने कहीं और से अरेंज किया। लेकिन आपने पहले एक बिजनेस प्लान बनाना है कि किस तरीके से मेरा जो है मुझे फाइनेंस भी लेके आना, अगर किसी से तो कहेगा हमें बिजनेस प्लान तो दो अपना, क्या है तुम्हारा बिजनेस प्लान, कितना प्रॉफिट करोगे। आप कह रहे हो कि भाई मैं अगर इतना मैं $30,000 लगाता हूँ तो मेरा बिजनेस जो है ना $55,000 तक पहुंच जाएगा एक साल बाद, जिसमें से 25,000 प्रॉफिट कहलाएगा। तो कहेगा ठीक है यार, अपना प्लान पूरा बताओ किस तरह से आप $55,000 से, तो फिर मैं आपको जितने पैसे दे सकता हूँ दे दूँ। तो आप कहोगे कि यार आप ऑलरेडी 10,000 लगा रहे हो, आपको 20 की और रिक्वायरमेंट हो, फिर कहेगा 20 की और रिक्वायरमेंट अगर मैं दे सकता दूंगा, पहले आप अपना प्लान। तो प्लान क्यों चाहिए था, टू सिक्योर फाइनेंसिंग, बिजनेस को फाइनेंस चाहिए था, फाइनेंस सिक्योर करना। ये मेरे पास फाइनेंस, आप मेरे पास फाइनेंस सिक्योर करने के लिए आया, पैसा लेने आया मुझसे, तो मैं भी अपनी सेफ साइड देखूंगा, पैसा लगा रहा हूँ, सिर्फ रुकती हुई पैसे का ना लगा दूँ, क्लियर है। अच्छा जी, आप एक प्रॉपर फाइनेंस के आइडिया के साथ आए हो, अपनी फिजिबिलिटी पेश करोगे, उसको जो आपको फंड देगा तो फिर वो आपको फंड दे सकता है। तो उस फाइनेंसिंग की जो फिजिबिलिटी पेश करनी है आपने, कि मेरे क्या ऑपरेशन होंगे, मैं कितना कमाऊंगा, क्या बेचूंगा, वो एक बिजनेस प्लान के अंदर लिखा हो। तो आप एक्चुअली मुझे बिजनेस प्लान दोगे अपना। आप अपना बिजनेस प्लान और क्यों बनाते हो, एक तो फाइनेंस लेने के बना सकते हो, आप और क्यों बनाते हो, ताकि आपका बिजनेस पूरा जब प्लान होगा तो और अच्छा बेटर परफॉर्म करेगा, स्ट्रेटेजिकली आप बेटर परफॉर्म करोगे। अगर आप कहते हो कि यार मेरा इस दफ़ा प्लान है मिसाल के तौर पे कि मैं जो है ना रुपीज़ की बात करता हूँ, मैं पूरे साल के अंदर जो है ना 24 लाख का प्रॉफिट करूंगा, मतलब पर मंथ 2 लाख का प्रॉफिट करूंगा। अच्छा, आप करेंटली कितना करो, मैं करेंटली महीने का 50,000 का प्रॉफिट करूँ, तो मजीद पर मंथ 1.5 लाख का प्रॉफिट चाहिए। आप करते क्या, आपने कहा कि मैं जो है ना, ओके फाइन, एट हैंड जो वो बताता हूँ, मैं जो है एजुकेशनल सर्विसेज फराम करता हूँ, एजुकेशनल सर्विसेज फराम करता हूँ, आपको पर मंथ 50,000 का प्रॉफिट, और बच्चे आपके पास कितने पढ़ता है, आपने कहा कि मेरे पास बच्चे 10 पढ़ते हैं, तो आपको 10 बच्चों में 50,000 का प्रॉफिट होगा। तो ऊपर से भी कैलकुलेशन करें तो आपको 40 बच्चे पढ़ाने पड़ेंगे टोटल 2 लाख के प्रॉफिट के लिए, मतलब 30 बच्चे और चाहिए। 30 बच्चे और चाहिए का मतलब 30 सीटें भी चाहिए, सही है ना। जब 30 बच्चे और चाहिए तो 30 सीटें भी चाहिए, और 30 बच्चे और रखने की जगह भी चाहिए, और फिर जगह जब आएगी तो उसका रेंट भी होगा, मजीद बड़ी जगह का बड़ा रेंट होगा। तो आपको फिर पर बच्चा फीस क्या चार्ज करनी पड़ेगी कि रेंट भी निकल आए आपका, आपकी बिजली भी बढ़ जाएगी, तो बिजली भी निकल आए, सेम बिजली उसमें थोड़ी होगा, जरूरी है। सो एक चीज बढ़ती है तो उसके बाद बहुत कुछ बढ़ जाता है। वो इस प्लान के अंदर पूरा लिखा, पूरा स्ट्रेटेजी बनाते हो। अच्छा, सबसे पहले मुझे प्लेस लेना है, प्लेस के बाद मुझे चीजें लेनी है, चीजें कुर्सियाँ लेनी है, उसके बाद कुर्सियाँ लेने के बाद तो जनरली फोटोग्राफी करनी है, सर उसको मार्केटिंग करनी है, मार्केटिंग करके स्टूडेंट्स जनरेट करनी, और इसको मार्केटिंग करेंगे, टाइमिंग क्या होगी, कौन सा मंथ होगा, जब एग्जाम खत्म हो जाते हैं तो उसके बाद मार्केटिंग करनी, वगैरह वगैरह वगैरह। ये आपको पूरी स्ट्रेटेजी बनती है बिजनेस प्लान के जरिए, ठीक है। इसके अलावा आप अपने गोल्स ऑब्जेक्टिव्स बनाते हो, मुझे किस महीने तक क्या करना है, पर एम्प्लॉय मेरी क्या परफॉर्मेंस होनी चाहिए। अगर मैं चाह रहा हूँ कि पूरे साल मुझे ना मिसाल मेरा गारमेंट्स का, मैं अक्सर गारमेंट्स की मिसाल देता हूँ, बिकॉज उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें कवर होती है। तो पूरे साल मेरा बिजनेस है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि यार पूरे साल के अंदर मुझे 20 लाख का प्रॉफिट होना चाहिए, 24 लाख कर लेता हूँ, तो पर मंथ पूरे साल का मुझे 24 लाख या 2.5 करोड़ का प्रॉफिट होना चाहिए, तो 2 करोड़ 40 लाख का प्रॉफिट होना चाहिए। तो पर मंथ मुझे 20 लाख का, पर मंथ 20 लाख का प्रॉफिट होने के लिए मुझे पर मंथ कितनी पेंटें बेचनी चाहिए, उसकी एक कैलकुलेशन होगी, जिसका मतलब पर डे कितनी बनानी चाहिए पेंटें, पर डे जितनी बनानी चाहिए, और मेरे इतने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है तो पर डे अगर मुझे 200 पेंटें बनानी चाहिए, तो पर बंदा अगर मेरे 10 एम्प्लॉयज है तो पर मेरे 10-20 सारे मैं बहुत बोल रहा हूँ, लेकिन चलो अगर 10 एम्प्लॉयज है तो पर बंदा 20 पेंटें बनानी चाहिए मुझे, ठीक है ना, क्योंकि वो मेरे पास पेंटें कटी भी आती है, बस वो
रीशेप उनको स्टिच करना होता है, अगर मैं ये बोलूँ, ठीक है, मुझे सिर्फ स्टिच करके देनी हो बेचनी होती है, या स्टिच भी हुई भी आती है, मुझे खाली उनको कलर या ड्राई वॉश करके उसको ज़्यादा क्या कहते हैं पैक करके बेचना होता है, तो उसके लिए मशीन का ज़्यादा इस्तेमाल है। तो पर बंदा स्टिल पर बंदा मुझे जो है ना 20 पैंट रोज की चाहिए। तो ये आपने की परफॉर्मेंस इंडिकेटर बनाया कि हर लेबर रोज की 20 पैंट बनाए। जिस दिन 200 पैंटें नहीं बनी तो उस दिन देखा स्लो परफॉर्मिंग लेबर कौन था। तो आप अलग अलग स्टेजेस पे अपने वो लगाते हो, चेक पॉइंट्स लगाते हो कि हर बंदा कितनी बना रहा है, रोज कितनी बन रही है, ठीक है ना। मेरी 6 फैक्ट्री है तो हर फैक्ट्री से रोज कितनी बन रही है, टोटल सारी फैक्ट्रियों के मिला के रोज कितनी बन रही है, टोटल सारी फैक्ट्रियों के मिला के हफ्ते की कितनी बनी है, टोटल सारी फैक्ट्रियों के मिला के पूरे महीने की कितनी बनी। सही, ये अलग अलग अपने चेक पॉइंट्स। तो ये आपकी गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। मेरा बिजली का बिल कितना आना चाहिए, मेरा वाटर यूसेज कितना होना चाहिए, सही है, मेरा कलर यूसेज कितना होना चाहिए, आपने इंडिकेटर्स बनाते। तो अगर ज़्यादा हो रहा है तो मतलब वेस्टेज है, क्योंकि आइडियली कम कलर यूसेज एक अमाउंट है कि इतना ही कलर यूज होना है, पूरी पैंट बन जानी चाहिए। तो अगर मेरी 200 पैंटें बनी है तो उसमें इतना तो बनता ही नहीं, जब पर पैंट मेरा इतना कलर यूज होगा तो 200 मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ रहे हैं कि मेरा लेट्स सपोज टोटल जो कलर जो है वो 5 लीटर्स यूज होना चाहिए था 200 पैंटों में, लेकिन यूज हुआ 7 लीटर्स, तो 2 लीटर्स एक्स्ट्रा क्यों यूज हुआ, दैट्स अ वेस्टेज। सही है ना। तो सिर्फ ये वेस्टेज है, हो सकता है पैंट्स की क्वालिटी भी इससे खराब हो गई हो, ओवर कलर उन पे लग गया हो वगैरह। फिर कम्युनिकेट, आप अपना प्लान जब पूरा बनाते हैं ना बिजनेस प्लान, तो आप उसको इजीली कम्युनिकेट भी कर पाते हो कि भाई ये तो आप जो चाह रहे हो वो आपने सोच के रखा है, लेकिन उसको लिख सकोगे तो प्रेजेंट भी कर सकोगे कि भाई मैं एग्जैक्टली नहीं चाह रहा हूँ, इसके पीछे ये लॉजिक है। तो अगले को भी आप कम्युनिकेट कर सकते हो आसानी से। ये जो स्कूल के सिलेबस टाइम टेबल सब बना हुआ होता है, ये भी तो एक बिजनेस प्लान ही है, ये भी तो एक प्लान ही है पूरे ईयर का, ये क्या करना है, ताकि बच्चों को कम्युनिकेटेड अगर पहले से होना तो साल हम पूरा ये पढ़ेंगे, जिसके लिए हमें 6 महीने में ये पढ़ना है, जिस वजह से हमें 3 महीने में ये पढ़ना है, तो 1 महीने में ये पढ़ना है, तो इसलिए इस हफ्ते में ये पढ़ना है। तो ये जब बच्चों को पूरा क्लियर होगा तो उसको पता होगा टुक टुक करके वो अपना प्लान को अचीव करते चला जा रहा है। तो आपके लिए कम्युनिकेट करना, जो काम करवाने वाले उसके लिए कम्युनिकेट करना आसान हो जाता है जब वो प्लान बना के रखा होता है। तो प्लान के ये चंद जरूर फायदे हैं कि इन वजूहत से प्लान बनता है, ठीक है ना। बिजनेस प्लान बनता, बिजनेस प्लान बनता किन वजूहत से वो देख रहे हम, क्यों चाहिए ये देख रहे हम, ठीक है। उसके बाद उसमें होता क्या है बिजनेस प्लान में, अब उसकी बात करते हैं। बिजनेस प्लान में बिजनेस का डिस्क्रिप्शन होता है कि बिजनेस क्या कर रहा है, कौन सी प्रोडक्ट सर्विस सेल कर रहा है, बिजनेस की टारगेट मार्केट क्या है, वो टारगेट मार्केट को अप्रोच कैसे करेगा अपनी, और मार्केटिंग कैसे करेगा। अब बिजनेस अगर मेडिकल प्रोडक्ट्स वगैरह सेल कर रहा है तो किसी ऐसी जगह पर जाएगा जहाँ एजिंग पॉपुलेशन हो, क्या मेडिकल प्रोडक्ट्स या फॉर एग्जाम्पल वाइटल साइंस चेक करने की हुई प्रोडक्ट्स होती है, ठीक है ना। ग्लूकोमीटर होता है जो शुगर चेक करता है, ठीक है। इसी तरीके से BP चेक करने की मशीन हो सकती है, और मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीमीटर कहलाता है, क्या कहलाता है वो, ऑक्सीजन चेक करने का जो होता है। तो ये उन जगहों पे सेल होगा जहाँ पर एजिंग पॉपुलेशन हो, टारगेट मार्केट फिर उसी हिसाब से। अगर टारगेट मार्केट यूथ है तो फिर आप ऐसी जगह पर जाओगे जहाँ पर यंग लोग ज़्यादा है, ठीक है। फिर ऐसा भी हो सकता है कि टारगेट मार्केट गर्ल्स हो, तो फिर आप उन सोर्सेज ऑफ मार्केटिंग की तरफ जाओगे जहाँ पर गर्ल्स की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो सकती है। ऐसी जगह पे जाके मार्केट कर सकते हो अपने आप को जहाँ पर गर्ल्स, फॉर एग्जाम्पल ब्यूटी सैलून्स के ऊपर चले गए, अपनी ब्यूटी प्रोडक्ट है तो ब्यूटी सैलून्स के जरिए मार्केट कर रहा है। अगर आपकी कोई बच्चों की प्रोडक्ट है तो आपने प्ले लैंड्स तरह की जो अम्यूजमेंट पार्क होता है वो उन जगह पर अपने पॉम्फलेट्स डाल दिए, अपने बैनर्स लगा दिए, सही। तो टारगेट मार्केट को देखते हो और फिर पूरा प्लान बनाते हो कि मैं अप्रोच कैसे करूँगा टारगेट मार्केट। ये कर नहीं रहा, अभी तो प्लान है, प्लान के ऊपर फिर अमल शुरू कर दोगे। अमल करने का मतलब ग्राउंड पे उतर के फिर वाकई प्रॉफिट पाना शुरू हो जाओ, वाकई बैनर्स लगाना। बिजनेस को लोकेट कहाँ करना है, ये प्लान, आपके प्लान के अंदर ये चीज शामिल है कि बिजनेस को मैं कहाँ लोकेट करूँ। प्लान ही कर रहे हो ना कि मैं बिजनेस कहाँ लोकेट करूंगा, बिजनेस तो नहीं खुला ना अभी और हो सकता है खुला हुआ बिजनेस अपने अगले साल का प्लान बना रहा तो उसमें तो बिजनेस को पता है मैं कहाँ खुला हूँ, तो उसको कहाँ खुलने की जरूरत नहीं। लेकिन एक ऐसा बिजनेस जो खुलेगा अभी, उसको प्लान के अंदर शुमार करना पड़ेगा कि मैं कहाँ बिजनेस खोलूंगा। जब फाइनेंस आ जाएगा तभी सब होगा, जब फाइनेंस आ जाएगा तो मैं कहाँ बिजनेस खोलूंगा, ठीक है ना। वहाँ से क्यों, वहाँ को बिजनेस खोलने की वजह क्या है, मेरे पास कुछ वजूहत होती है ना बिजनेस कहीं स्पेसिफिक जगह खोलने की, क्या वजूहत हो सकती है कि वहाँ पर मेरे एम्प्लॉयज़ अवेलेबल हो। अगर बिजनेस मेरा फैक्ट्री टाइप का तो मैं ऐसी जगह खोलूँ जहाँ पर लेबर आके काम कर सकते, ऐसी जगह खोलूँ जहाँ बिजली की फराहमी हो, पानी की फराहमी हो, रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक हो। अगर मैं चाह रहा हूँ ऐसा बिजनेस जो कि कंज्यूमर के करीब है, तो मैं फॉर एग्जाम्पल सुपर स्टोर की ब्रांचेज है, तो आप कहीं बहुत ही अर्बन रूरल एरिया में जाके नहीं खोलोगे, आप सिटी में खोलोगे। आपकी सुपर स्टोर की ब्रांचेज है भाई, लोग वहाँ से खरीदारी करेंगे, आपकी फैक्ट्री तो भी हम दूर दराज बना, क्योंकि खरीदारी करेंगे तो मोहल्लों में होनी चाहिए, वो सही है, या बिजी एरियाज में होनी चाहिए। लोकेशन डिसीजन बिजनेस प्लान डिसाइड करता है। फिर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इस फ्रेज को समझ लो। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है एक कंपनी के अंदर हायरार्की क्या है, टॉप मैनेजमेंट होती है, उसके बाद एक उनके अंडर होता है, उनके अंडर अंडर एग्जीक्यूटिव्स काम कर रहे होते हैं,
ठीक है। तो वही पूरी बिजनेस हायरार्की है, उसका पूरा सेक्शन है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, उसमें देखोगे आप। अभी हम बात नहीं करें पीपल्स के सेक्शन में पढ़ोगे। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्लान करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्सा कि आप प्रोजेक्शंस बनाते हो, अपनी फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस बनाते हो कि मैं कितने साल में कहाँ तक पहुंच चुका हूँ। फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस, अगर उसकी एक मैं मिसाल दूं आपको, फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस, ये एक दफ़ा एक स्टूडेंट ने बनाई थी, आपके ही उसका था, आपके लेवल का था। तो उसने पूरी फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस बनाई थी एक उसके लिए, एक प्रिंटिंग प्रेस के लिए। तो ये शीट फर्स्ट इसकी शीट है, फिर उसके बाद अजम्पशंस हैं, फिर उसके बाद ये एक शीट है इसकी, फिर वर्किंग्स है इसमें सारी, ठीक है ना। उसके बाद उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल के पहले साल प्रॉफिट कितना पॉसिबल है, दूसरे साल कितना, तीसरे साल कितना। तो देख लो पहले 2 साल लॉसेज हैं इसके, ब्रैकेट में लॉसेज है ना, ठीक है ना। उसके बाद फिर प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया, सही बिजनेस। तो ये प्रोजेक्शंस है सारी कि कमा कितना रहा, अभी कमा कितना रहा, ये इसकी वर्किंग पीछे वर्किंग्स में कि 4.3 मिलियन कमा रहा है, तो इसके पीछे वर्किंग्स में देखिए 4.3 मिलियन कहाँ से कमा रहा है, ये रहा इसका। ये फाइनेंशियल रिपोर्ट्स प्रिंटिंग प्रेस है, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स छापने से 2.4 मिलियन कमाएगा पूरे साल। पूरे साल ब्रोशर्स छापने से 3,60,000 कमाएगा, बुक्स छापने से 1 मिलियन कमाएगा, पैम्फलेट छापने से, और ये सारे आने के लिए। अच्छा, ये फाइनेंशियल रिपोर्ट छापने से इतना कमाएगा, ये कहाँ से आया, ये अजम्पशन से आया। ये अजम्पशंस में लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल रिपोर्ट जो है आपकी 20,000 यूनिट छापेगा, वो लिखा है 20,000 यूनिट छापेगा, ठीक है ना। और एक यूनिट की प्राइस क्या है वो लिखी होगी, कहीं लिखा, कहीं ना कहीं लिखा होगा कि एक यूनिट को छापने में इसको कॉस्ट कितनी लगेगी। तो वो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे कहीं इसने लिखा होगा कि 20,000 यूनिट्स इसने छापे, तो एक यूनिट को छापने की कॉस्ट कितनी लगेगी, यहाँ पर अजम्पशन में या तो लिखा होगा। और फिर एक यूनिट बिकेगा कितने, ये सारी इसने वर्किंग यहाँ पर की है, ठीक है ना। ये आई डोंट सी इट हियर राइट नाउ, बट इस तरह से करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 20,000 यूनिट छापने में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के 20,000 यूनिट छापे तो 2.4 मिलियन कमाए। अब तुम सोचो एक यूनिट कितने का बेचा होगा कि 20,000 यूनिट्स में इतने कमाए, 2.4 मिलियन डिवाइड बाय 20,000 कर देता हूँ, तो एक यूनिट 120 का, तो एक फाइनेंशियल रिपोर्ट की बुक लगभग 120 की बेची होगी, तो जाके 2.4 मिलियन कमाए। जबकि उसको 2.4 मिलियन जो का माल बेचा, उसको बनाने में कितनी कॉस्ट आई होगी, 1.5 मिलियन कॉस्ट आई है उसको बनाने में। तो इस तरह से जो सारी चीज़ें छापी हैं उसकी सबकी जो सेलिंग प्राइस को मल्टीप्लाई करके टोटल रेवेन्यू निकालिए अलग अलग, फिर उन सारे अलग अलग जो प्रिंट किए ना चीज़ें, उनका टोटल रेवेन्यू 4.3 मिलियन निकाला, और उनको प्रिंट करने की टोटल कॉस्ट 2.8 मिलियन निकली। तो 4.3 मिलियन में से 2.8 मिलियन माइनस किया, तो कॉस्ट मटेरियल की खाली, उसके अलावा लोगों के लेबर चार्जेस माइनस किए, सब कुछ माइनस किया, फिर दुकान का वो अपनी फैक्ट्री का रेंट माइनस किया, और बिजली पानी गैस का बिल माइनस किया, सब कुछ माइनस कर करके फिर एंड में कुछ लॉस आया टैक्स में। जब लॉस होता है, लॉस के ऊपर टैक्स नहीं लगता ना, तो टैक्स 0 है, कोई नहीं पे किया तो उतना ही लॉस है। फिर आने वाले सालों में प्रॉफिट होने शुरू हो गया 2-3 साल बाद, ठीक है। तो ये इसकी क्या थी, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन। तो ये बिजनेस प्लान का एक अब हमने हिस्सा देखा, उसमें अभी मैंने एक्चुअली की चीज़ देखी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की फ्यूचर प्रोजेक्शन, कि मेरी प्रेडिक्टेड कॉस्ट क्या होगी, मेरे प्रेडिक्टेड प्रॉफिट्स क्या होंगे, मुझे सोर्सेज ऑफ कैपिटल, मतलब मुझे कहाँ से पैसा मिलेगा, कहाँ से पैसा मिलेगा। कि मिसाल यहाँ पर देखते हैं, इनिशियल कॉस्ट के ऊपर आते हैं, इसको कितना पैसा रिक्वायर्ड है, इसको रिक्वायर्ड है प्रिंटिंग प्रेस खोलने के लिए 2.9 मिलियन रुपीज़, जिसमें से 50% इक्विटी है, 50% उधार है। 50% इक्विटी मतलब ओनर का खुद का पैसा, बाकी 50% उधार। तो इन 2 सोर्सेज से इसके पास पैसा आ रहा है। जो उधार है तो वो अगर उसने इंटरेस्ट के ऊपर लिया है तो खासा, तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 5 साल तक, हर साल का 14%। जो अमाउंट ले रहा है ना 1.4 मिलियन का उधार ले रहा है, 1.4 मिलियन अपना और 1.4 मिलियन उधार ले रहा है, तो वो 5 साल का उधार लिया है, तो हर साल 1.4 मिलियन का 14% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, इस इंटरेस्ट रेट के ऊपर उधार लिया। बहरहाल तो ये पूरा हमारा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे प्रोजेक्शन। तो बिजनेस प्लान का हिस्सा है कि मैं पहले साल क्या क्या बेचूंगा, कितने का बेचूंगा तो कितना कमाऊंगा, और वो चीज़ें मुझे कितने की पड़ी होंगी, तो उसमें से कॉस्ट माइनस होगी। फिर ये बेचने के लिए मुझे रेंट कितना देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी कितनी देनी पड़ेगी, लोगों को सैलरीज कितनी देनी पड़ेगी, सब कट कटा के मेरा पहले साल का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, मतलब प्रोजेक्टेड प्रॉफिट बोलो, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बोलो, या बजटेड प्रॉफिट बोलो, वो कितना आएगा। इस तरह दूसरे साल, तीसरा साल, चौथा साल, और इस तरह 5 साल का प्लान आप 5 साल, 10 साल, 3 साल, 2 साल, जितने साल के प्लान आप बना के रखते हो, ठीक है। तो ये प्रोजेक्शंस वाली बात हो गई। और फिर बिजनेस स्ट्रेटेजी वाली बात कि आपके बिजनेस प्लान के अंदर आपकी पूरी डायरेक्शन होती है कि भाई ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने सोची तो है, तो किस तरह से बिजनेस को लेके चलूंगा कि सब अचीव होगा। मैंने सोच लिया कि मेरी टारगेट मार्केट ये है, मैं बनाऊंगा ये, मैं लोकेट करूंगा फला जगह पर, मेरी जो एम्प्लॉयज़ की हायरार्की होगी उसमें इतने लेवल्स होंगे, इसके नीचे ये काम करेगा, इसके नीचे ये सारी चीज़ें, और उसके बाद फिर मैं पहले साल इतना कमाऊंगा, दूसरे साल। अब ये सब कुछ करने के लिए डायरेक्शन क्या है मेरी, सबसे पहले क्या करूंगा, उसके बाद क्या करूंगा। आप कहते हो सबसे पहले मैं प्लेस लूंगा,
उसके बाद वहां पर जो है ना अपनी मशीन वगैरह लगाऊंगा, और उसके बाद मार्केटिंग का वे नहीं, उसके साथ साथ मेरे पॉम्पलेट वगैरह चल जाएंगे और मार्केटिंग शुरू हो जाएगी, उसके साथ साथ मेरी वेबसाइट भी बन रही होगी। ये आपकी स्ट्रैटेजी है बिजनेस। क्लियर है? डिपेंड करता है कि आप किसी भी तरफ से सवाल ये कर रहे हैं कि पहले टारगेट ऑडियंस देखें फिर लोकेशन देखें। ऐसा भी हो सकता है पहले लोकेशन देखें फिर टारगेट ऑडियंस। मिसाल के तौर पे पहले टारगेट ऑडियंस देख रहे हैं। क्या टारगेट ऑडियंस क्या है? लोग जो बहुत आसानी से आ सके। क्या खोलने जा रहे हो? स्टेडियम खोलने जा रहा हूँ। अच्छा, बिजी एरिया के अंदर लोग बहुत होंगे, इजीली आ सकते हैं, लेकिन स्टेडियम कैसे खोलोगे? तो आप सोचो पहले स्टेडियम की जगह देखो, लेकिन टारगेट ऑडियंस को फिर भी मद्देनजर ये स्टेडियम की जगह वो जाके बलूचिस्तान में देख लीजिए, इतना भी लोग है। ठीक है, तो ये बैक टू बैक चलता है। करिए वो तो आप अपना बेस्ट वो लगाते हो ना, ये कोई वो कोर्ट के अंदर थोड़ी बैठे पहले आपने ये करना है फिर ये करना है वो करना है। भाई साथ भी सोच सकते हो, दो चीजें एक साथ भी सोच सकते हो। ठीक है, तो आप बेस्ट अपने वो डिसाइड करोगे कि आप क्या काम लेके बैठे हो उस हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्री खोलिए तो आपने मान सप्लाई करना है रोड्स के जरिए। आपको ये देखना कि ऐसी खोलूंगा रोड्स अवेलेबल हो, जरूरी नहीं हो बिजी एरिया हो। ठीक है, आपने फैक्ट्री से माल बना के होलसेलर्स को देना, होलसेलर से फिर डिस्ट्रीब्यूटर का रिटेलर्स तक। आपको रिटेलर्स के करीब खोलना जरूरी नहीं है तुम्हारी। तो एक बिजनेस प्लान यहाँ बना हुआ है स्वीट क्रेविंग बेकरी के नाम से बिजनेस है, उसका बिजनेस प्लान बना हुआ है। आप देखना टाइप ऑफ बिजनेस क्या है, सोल प्रोप्राइटर है, ये पार्टनरशिप नहीं है, कंपनी नहीं है, सिंगल ओनर बिजनेस है। प्रोडक्ट्स इनकी क्या है, केक्स वगैरह, केक्स एंड पेस्ट्रीज हैं, और इसके अलावा ब्रेड बनाते हैं। ठीक है ना, और स्वीट क्रेविंग्स बेकरी। बिजनेस का एम क्या है कि हाई क्वालिटी बेक प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो यकीनन ये महंगी भी होंगी। ठीक है ना, देख लेते हैं, केक $35 से शुरू हो रहा है, $200 तक जा रहा है, बहुत महंगे केक है, बहुत कोई स्पेशल इंग्रेडिएंट्स डलते होंगे। पेस्ट्रीज $2 से $5 पर पेस्ट्री, ये भी बहुत महंगी कर रहा है। ब्रेड $5 से $8 पर ब्रेड, पर पूरी वो लोफ होती है कटे बगैर की, जो पूरी होती है उसी लोफ को काटते हैं तो उसके स्लाइसेस बनते हैं। स्लाइसेस की अनस्लाइस्ड होती है वो लोफ कहलाती है। तो पूरी लोफ एक $5 से $8 $5 की लोफ का मतलब 1500 रुपए की रुपीज में कन्वर्ट करो तो एक। तो ये हाई बहुत ही कोई हाई एंड होगी, कुछ होगा इसमें खास, कोई ब्रांड होगी। टारगेट मार्केट क्या है? मिडिल क्लास फैमिलीज। कम ऑन मैन, हाउ कैन मिडिल क्लास फैमिलीज अफोर्ड दैट? एलीट फैमिलीज कर लो, एलीट फैमिलीज, प्रोफेशनल्स, फूड एंथुसियास्ट्स। ठीक है ना, सर्वे कंडक्ट किया और कस्टमर। अच्छा, कैसे आपने टारगेट मार्केट डिसाइड कैसे की? आप बिजनेस प्लान लेके कहते हैं ये टारगेट मार्केट, फिर आपके कितने कस्टमर्स है कैसे पता? तो ये तो बहुत छोटा लिखा है टारगेट मार्केट। आप कहोगे टारगेट मार्केट का साइज कितना है, फला जगह ऑपरेट करूंगा मैं, वहां पर एलीट फैमिलीज इतनी ये सब तो नहीं लिखा हुआ ना, तो इसलिए बहुत छोटा सा प्लान बना हुआ है। मार्केट रिसर्च आपने किस तरह से किया? आपने कहा मैंने सर्विस कंडक्ट करवाए, और मैंने जो है मिसाल के तौर पे स्टॉल्स लगाए मॉल्स के अंदर, टेस्ट करवाया कि लोगों को मेरा टेस्ट कैसा लग रहा है, सही ना। तो उस सबके इस तरह से आपने मार्केट रिसर्च की सारी। ह्यूमन रिसोर्स में कौन कौन आपका ओनर, मैं फॉर एग्जाम्पल आप खुद ओनर, और आप ऐसे सोचो आप बिजनेस प्लान किसी और को दे रहे हो उससे पैसा लेने के लिए, कि मैं ओनर होगा बिजनेस का, मैं तो अपना लगा रहा हूँ, आप भी मुझे पैसा दीजिए, प्रॉफिट होगा हम शेयर कर लेंगे। तो आप डे टू डे मैनेज करोगे बिजनेस को, डे टू डे भी मैनेज करोगे, और बड़े प्लान भी आप ही बनाओगे। इसी तरह वन फुल टाइम बेकर होगा आपके पास, जिसके अंदर बहुत सारे जो लेबर काम कर रही होगी। इसी तरीके से आपके कॉल सेंटर टाइप का भी होगा, जो ऑर्डर्स दूर से लेंगे और आफ्टर सेल सपोर्ट भी देंगे कि अब ऑर्डर पहुंचा टाइम पे नहीं पहुंचा, ये भी पूछेंगे, फीडबैक लेंगे। ये सारे आपके एम्प्लॉइज इस तरह से। बिजनेस कौन है, बिजनेस ओनर कौन है? जेम्स स्मिथ। आप खुद नहीं हो, कोई और है, चलो वो बना देते हैं, जिसका 10 साल से ऑलरेडी बेकिंग इंडस्ट्री के अंदर हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीजें एक बिजनेस प्लान के अंदर शो आते हैं। प्रोडक्शन की डिटेल्स और बिजनेस कॉस्ट की आती है। देखो बिजनेस कॉस्ट और प्रोडक्शन की डिटेल्स जिस तरह दी गई, यहाँ पर थोड़े से नंबर दिए हुए, यहाँ पर 2 नंबर दिए हुए, उस चीज की आप अगर ये तस्वीर देखो ना, ये देखो कितने डिटेल में चीज है हमारी, ये कितने डिटेल में कितने सारे नंबर्स लिखे हुए हैं। तो ये बिजनेस प्लान के प्रोजेक्शंस हैं आपकी, ये कितने, फॉर एग्जांपल इक्विपमेंट कितने का आएगा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेरे मिसाल के तौर पे इक्विपमेंट की डिटेल्स, ये मेरे डेल इंस्पिरन के 4 लैपटॉप आएंगे, प्रिंटर ये वाला आएगा 1 अदद, स्कैनर 1 अदद आएगा, यूपीएस आएंगे 4 अदद, फर्नीचर आएगा, ये अलग अलग फैक्स मशीन आएगी, एयर कंडीशनर आएंगे 2, कौन से मॉडल आएंगे, सब लिखा हुआ है। इतना डिटेल में बनता है, लेकिन यहाँ 2-3 लाइन कवर। लेवल ऑफ आउटपुट, अच्छा कितने आउटपुट पर महीना जो है ना, कितना आइटम बेचोगे? 5000 आइटम बेचोगे, मिक्स है, इसमें केक भी शामिल है, पेस्ट्रीज भी शामिल है, ब्रेड भी शामिल है। ठीक है, इस तरह से करके पूरा बना, तो उसके बनने की वजह से आपका ये पूरी प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट बनी। क्या कमाएंगे? इतना, जिसका खरीद दाम इतना होगा तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट इतना होगा। मतलब जो खरीद दाम है, मेरा खरीद दाम तो नहीं बनाने का, एक्चुअली आपने तो बनाया है, लेकिन जो बनाया है आपने वो उसका मटेरियल तो खरीदा होगा ना, मटेरियल खरीदा होगा,
और जो आपकी बेकरी की लेबर है उसको पैसे दिए होंगे, उनकी वेजेस वगैरह सब दिए होंगे, तो इतने की पड़ी और इतने की बेची, तो ग्रॉस प्रॉफिट ये हुआ। अच्छा, बेकरी के एक्सपेंसेस के अलावा भी तो एक्सपेंसेस होंगे ना आपके। मिसाल के तौर पे आपने मार्केटिंग की है, उसके एक्सपेंसेस हो गए, आपके जो है ना गार्ड की सैलरी दे रहे होगे, आपके क्लीनिंग स्टाफ को सैलरी दे रहे होगे, ये सारे आपके जनरल एक्सपेंसेस। और भी ये तो सिर्फ बेकरी के एक्सपेंसेस हैं। इंग्रेडिएंट्स आए और बेकरी के लेबर को हमें पैसे दिए बनाने के, मतलब ले वर्कर्स को, तो हमारे पास इतना आइटम बेक हो गया जिसको हमने इतने का बेचा, ठीक है, और इतना प्रॉफिट कमाया। फिर उस प्रॉफिट में से ये सारे अदर एक्सपेंस, उसके बाद हमारे पास प्रॉफिट बचा, वो उसमें से जो प्रॉफिट बचा, अब आपके जो प्रॉफिट बचा जो कि एक्चुअली प्रॉफिट नहीं है, पहले साल का लॉस है, तो लॉस के ऊपर फिर मैंने जो उधार लिया हुआ है उसको भी इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ मैं। तो इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ अगर, तो 2,500 का इंटरेस्ट भी पे कर रहा हूँ, तो $12,500 का वैसे लॉस हुआ पहले साल में, 2,500 का इंटरेस्ट भी देना मुझे, तो 15,000 का पहले साल लॉस हो। फिर दूसरे साल $6,000 का प्रॉफिट की तरफ चलेंगे क्योंकि सेल हमारी ज्यादा हो गई, और दूसरे साल भी इंटरेस्ट हुए $2,500 का है, तो कुछ प्रॉफिट बचा। अब लेट्स सपोज ये प्रॉफिट जो बचा ना, इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट कोई टैक्स नहीं है। ये गवर्नमेंट कहती है कि कम अज कम आपका टैक्स जो है ना सालाना 50,000 की गिनती से शुरू हो, या कम अज कम, हाँ, आपका सालाना $50,000 अगर गवर्नमेंट की तरफ से ये है, तो आपके पास $3,500 से प्रॉफिट टैक्स। फिर अगले साल आपका $56,000 का प्रॉफिट हुआ, जिसके ऊपर आपने 11,320 20% टैक्स दिया, तो आपका टैक्स के बाद इतना बचा। क्लियर है? तो इस तरह से हो सकता है। मेरे ख्याल से टैक्स भी सही नहीं लिखा हुआ मैंने, क्योंकि अगर गवर्नमेंट मतलब 3,500 पे टैक्स मुझे लगा देना चाहिए, एक्चुअली मुझे ये करना चाहिए। 3,500 पे 20% कितना होता है? $700, ठीक है ना। $700 के हिस्से में टैक्स लगा रहा हूँ, क्योंकि जो भी प्रॉफिट हो रहा है अभी इस पर टैक्स लगाओ, वरना आगे जाके एक प्रॉब्लम, आगे अगली कैलकुलेशन में एक प्रॉब्लम हो जाएगी, वो मैं अभी डिस्कस नहीं है। $2,800 बचा टैक्स के बाद, फिर टैक्स के बाद वाली इनकम कहलाती है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ड्रॉ अप बिजनेस प्लान ऑन योर ओन, अपना एक खुद का बिजनेस प्लान बनाओ, चैट जीपीटी की मदद से कर लो या खुद से करो, अपने तौर पे बिजनेस सोचो, बिजनेस का नाम क्या होगा, किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन होगी वो, उसकी प्रोडक्ट्स क्या होगी, ये पूरा आपको दिया हुआ है, ठीक है, क्या आपको बनाना है। नीचे बिजनेस प्लान की एक मिसाल आपके सामने है ऑलरेडी मौजूद, बाकी आपके पास ही है। सही। व्हाई एंड हाउ गवर्नमेंट सपोर्ट बिजनेस स्टार्टअप। जब बिजनेस खुलते हैं तो उनको गवर्नमेंट सपोर्ट क्यों करती है? जब एक मुल्क के अंदर स्टार्टअप्स खुलते हैं ना, तो गवर्नमेंट इसलिए सपोर्ट करती है कि वो स्टार्टअप क्या करते हैं, जॉब्स प्रोवाइड करते हैं लोगों को। एक फायदा ये हो गया कि अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हुई। दूसरा फायदा क्या है, कंपटीशन बढ़ता है। जब कंपटीशन बढ़ता है ना, ज्यादा बिजनेसेस खुलते हैं, तो चीजों के दाम नीचे आने शुरू हो जाते हैं। जब चीजों के दाम नीचे आने शुरू हो जाते हैं तो आवाम के लिए अफोर्डेबल होता है, और गवर्नमेंट होती है किस लिए, आवाम की खिदमत के लिए। तो चाहते हैं आवाम के लिए अफोर्डेबिलिटी करने के लिए, वो चाहते हैं कि कंपटीशन को बूस्ट दे। गवर्नमेंट क्या चाहती है कि कंपटीशन बढ़े, ताकि प्राइसेस गिरे और क्वालिटी इंप्रूव हो। क्यों? क्योंकि गिरेंगे प्राइसेस, जो प्राइस कम करेगा लोग उसकी तरफ जाएंगे। जब एक ही ऑप्शन हो, दूसरा कोई ऑप्शन ही ना हो, तो वो प्राइसेस बढ़ा भी दे, लोगों को उससे खरीदना पड़ेगा। मोनोपोली है, ठीक है, मोनोपोली नहीं हो, डुओपोली है, दो मिलकर कर रहे हैं। तो दो भी ऐसे हैं कि आपस में वो शेक हैंड कर लेंगे कि यार हम दोनों तो मार्केट में प्राइस इससे कम नहीं है इससे। लेकिन जब और कंपनी आना शुरू हो जाएंगे, आएंगे और बिजनेस खुलने शुरू हो जाएंगे, तो प्राइस फिर ऑटोमेटिकली नीचे गिरेंगे। एक जमाना था जब जैज और यूफोन सिर्फ मार्केट के लीडर्स थे, ठीक है ना, ये टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज के अंदर, तो वो उनकी सिम भी बहुत महंगी होती थी। 3,500, 4,000, 5,000 की सिम होती है, बल्कि जितने का सेट होता था उतने की सिम होती थी खाली। उसके बाद जब और मार्केट के अंदर एंटर हुए टेलीनॉर, वारे, जोंग, ठीक है, तो फिर क्या हुआ, फिर वो मार्केट डाइल्यूट होना शुरू हुआ। फिर उन्होंने कम रेट्स के ऊपर आ गया, तो फिर ये जायज और यूफोन लोगों के रेट्स, ये किससे हुआ, कंपटीशन से हुआ। अब ज्यादा लोगों को एक्सेस हो गया ना, मेरे मोबाइल फोन को यूज करना आसान हो गया सबके लिए, मतलब सस्ता पड़ गया, सबकी अफोर्डेबिलिटी में आ गया। क्लियर है? तो कंपटीशन बढ़ने से गवर्नमेंट चाहती है बिजनेस ज्यादा खुले, ताकि कंपटीशन ज्यादा बढ़े, तो जॉब्स क्रिएट हो ज्यादा, कंपटीशन बढ़े ज्यादा। कंपटीशन बढ़ने से क्या फायदा होता है, चीजें और इम्प्रूव क्वालिटी की बनती है और कम प्राइसेस की। क्योंकि जब कॉम्पीट कर रहा है इंसान, तो दो चीजों पे ही कर सकता है। मैं चाहता हूँ मेरे पास कस्टमर है, तो या तो मैं प्राइस गिराऊं और क्वालिटी बढ़ाऊं, ठीक है ना। अब प्राइस बहुत कम कर दिया, क्वालिटी चीप हो सकता है, तब भी कस्टमर ना आए, हो सकता है कस्टमर वहां चले जाए, भले थोड़ा महंगा लेकिन चीज अच्छी दे, ठीक है। तो क्वालिटी और प्राइसेस दोनों, क्वालिटी इंप्रूव होती है और प्राइसेस गिरते हैं, ये दोनों फायदे होते हैं कंपटीशन बढ़ने से। तो गवर्नमेंट चाहती है कंपटीशन बढ़े, और कंपटीशन बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट करती है स्टार्टअप्स को। कोई स्टार्टअप्स हैं, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं हो, दुनिया भर की गवर्नमेंट की बात कर रहा है। तो स्टार्टअप्स के लिए बाकायदा उन्होंने जो है ना इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाए हुए थे, कि वहां पर स्टार्टअप्स, एक समझ लो इंक्यूबेशन क्या, इंक्यूबेटर क्या होता है, छोटा बच्चा या एक अंडा, अंडे से निकला हुआ चूजा, वो बहुत वीक पोजीशन से स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आने का जो पूरा सफर है वो इंक्यूबेटर में तय कर, ठीक है ना। जो कमजोर बच्चे होते हैं, कमजोर जानवर होते हैं, वो इंक्यूबेटर में रख के बड़े किए जाते हैं। तो वैसे एक स्टार्टअप जो कि कमजोर स्टार्टअप, उस वो भी वीक है, उसको स्ट्रॉन्ग होने तक वो इंक्यूबेशन सेंटर्स की सपोर्ट लेते हैं वो,
ठीक है ना। मतलब इंक्यूबेशन सेंटर्स क्या होता है, वहाँ पर लोगों को एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं जो कि हेल्प करते हैं, बिजनेस के बारे में बताते हैं कि किस तरह करना चाहिए, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कहाँ से अरेंज करनी चाहिए वगैरह वगैरह। ठीक है, वो स्टार्टअप्स को एक अच्छे बिजनेस में कन्वर्ट करने में हेल्प। इंक्रीज आउटपुट, गवर्नमेंट साथ ही स्टार्टअप्स बढ़ेंगे तो मुल्क के अंदर आउटपुट बढ़ेगा, प्रोडक्ट गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन बढ़ती चली जाएगी। जितने गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा प्रोड्यूस होंगे उतनी लोगों की वांट्स फुलफिल होती रहेंगी, उतनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व होती रहेगी। ठीक है, आउटपुट बढ़ने से एक और फायदा क्या होता है, मुल्क की जीडीपी में इजाफा होता है। जीडीपी क्या होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, पूरे मुल्क का टोटल पूरे साल का जो आउटपुट होता है, पूरे साल कितनी वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज मुल्क में बनाए गए और बेचे गए, ये होता है जीडीपी। तो जितने ज्यादा बिजनेस खुलेंगे उतने गुड्स एंड सर्विसेज बनेंगे और बिकेंगे ना, तो आउटपुट बढ़ेगा मुल्क का। मुल्क की जीडीपी इंप्रूव होने से क्या होता है, मुल्क की इकोनॉमिक स्टैंडिंग अच्छी होती है, मुल्क के लोगों के पास इनकम अच्छी जनरेट होती है, रहने के लिए जगह, मतलब बेसिक नीड्स पूरी हो रही होती है, मसाइल जितने भी आवाम को दरपेश हो खत्म होते चले जाते हैं, मुल्क जितना ज़्यादा आउटपुट क्रिएट करता है। तो स्टार्टअप्स खुलने से ज़्यादा आउटपुट्स होते हैं। बेनिफिट्स एज द सोसाइटी, मतलब सोशल सोसाइटी को भी बेनिफिट है। सोसाइटी को एक तो ये बेनिफिट है कि उनको गुड्स एंड सर्विसेज की फराहमी मिल रही है, ठीक है ना। और सोसाइटी को कुछ बेनिफिट्स ऐसे भी कि ऐसे सेक्टर जिनके अंदर गुड्स एंड सर्विसेज की फराहमी की जरूरत तो है, लेकिन कोई वो बना के बेचने वाली है नहीं, बड़ी कंपनी वो कर नहीं रही, तो ऐसा हो सकता है कि छोटे स्टार्टअप्स को, मिसाल तौर पर यूज्ड आइटम को रीयूजेबल बनाना, और कोई बड़ी कंपनी हो सकता है जो पेपर मैन्युफैक्चर कर रही है, वो पेपर को एकदम ही रिसाइकिल करके दोबारा से रजिस्टर्स बना रही है। ठीक है, पेपर खरीदे जो भी सबको रद्दी में डाले, पिघलाए और दोबारा से। अब उससे पहले की तो एक चीज हो सकती है कि वो जो पेपर बने, जो पेपर थे उनको पिघलाए बगैर, उनको रिसाइकिल किए बगैर वही के वही पेपर भी यूज हो सकते होते। तो एक बिजनेस बीच में खुल गया कि भाई हम यूज बुक सेल करेंगे, उसका स्टार्टअप खुल गया। तो क्या हुआ, एक और प्रोसेस ऐड हो गया, उन्हीं लैंड लेबर कैपिटल जो कि लिमिटेड रिसोर्सेज है उन्हीं को इस्तेमाल करते हुए बीच में एक और बिजनेस ऐड हो गया कि जब तक बुक्स उस पोजीशन में ना आ जाए कि यार अब तो इनको रिसाइकिल कर ही दो क्योंकि सिलेबस या तो आउटडेटेड हो गया या बुक की हालत बहुत खराब हो गई, तब तक उसको यूज बुक किसी और को ट्रांसफर करने का कोई बिजनेस आ गया। तो जैसे कि सेकंड हैंड बुक्स के लिए क्या लफ्ज यूज होता है, सेकंड हैंड बुक्स या सेकंड हैंड कोई भी आइटम होता है उसके लिए क्या लफ्ज यूज होता है, प्री लव्ड। प्री लव्ड, जैसे प्री लव्ड कैट्स, प्री लव्ड कार्स, प्री लव्ड बुक्स, सही ना। क्योंकि यूज्ड अगर बोलोगे तो अजीब सा लगेगा, हर चीज पर अप्लाई नहीं था। क्या, आई एम सेलिंग माय यूज्ड हॉर्स, अबे एक जानदार चीज, आई एम सेलिंग माय यूज्ड प्लांट, क्या उससे फल खाए हुए मेरे उस प्लांट से, क्या मतलब मेरे घर पे लग चुका था मैं बेच रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा है। प्री लव्ड का मतलब ऑलरेडी किसी पास था फिर सेल आउट हो, ठीक है। आई एम सेलिंग माय प्री लव्ड कार के पहले किसी, सो इट्स अ बेटर वर्ड, इससे प्री लव्ड यूज करता है। वैसे तो यूज्ड प्रोडक्ट्स बेचने की अगर बीच में बिजनेसेस खुल जाए तो कंपनी लेवल तक जाने से पहले और थोड़े स्टार्टअप बीच में खुल गए जो और भी कमा सकता और वहां भी जॉब्स क्रिएट हो रही, क्लियर हो रही। सो सोसाइटी को बेनिफिट इस तरह से होता है कि वो चीजें जो ना फराहम हो रही है वो भी फराहम होना शुरू हो जाती है और कम पैसों की फराहम होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा बिजनेसेस कुछ ऐसे भी होते हैं जो सोशल एंटरप्राइज होते हैं। सोशल एंटरप्राइज भी सोसाइटी को बेनिफिट देने के लिए होते हैं। कैसे, सोशल एंटरप्राइज ऐसे बिजनेस होते हैं जो कि चार्ज तो करता है पैसा, वो पैसा पूरा अपने प्रोडक्ट का चार्ज करते हैं, या तो सस्ती बेच रहे होते हैं लेकिन प्रॉफिट कमाते हैं। जो प्रॉफिट कमाते हैं फिर उस प्रॉफिट को लोगों के वेलफेयर में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं एक जगह ले लेता हूँ, जहाँ पर मैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोल रहा हूँ पूरा। लेकिन उस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से मैं कॉस्ट को कैसे कवर करना चाहता हूँ। मैंने कहा कि यार उस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से एक कैंटीन खोल दूँ, एक साथ रेस्टोरेंट खोल दूँ और बहुत सारे शॉप्स रेंट। तो रेंटल से और कैंटीन से और रेस्टोरेंट से जो भी कमाई आएगी तो वो मैं फाइनेंस करूंगा उससे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जहाँ पर सोसाइटी के आसपास के बच्चे सारे आके खेले। तो भाई तो ये जो मेरी थी ये पूरे एक सोशल एंटरप्राइज बनी, क्योंकि मैं जो बाकी तमाम मेरे एरियाज हैं वहाँ से कमा रहा हूँ और री इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो प्रॉफिट घर लेके जाने वाले कोई नहीं है, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, इसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कहते हैं। जैसे ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए होते हैं उसे कहते हैं CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक मिसाल दी है टॉम्स शूज की। टॉम्स शूज एक सोशल एंटरप्राइज सॉर्ट ऑफ है। क्यों? क्योंकि वो हर एक पेयर बिकने पे, फॉर एवरी पेयर ऑफ शूज सोल्ड, वो एक पेयर किसी नीडी चाइल्ड को डोनेट करता है। इस तरह एक कंपनी जो हर पेयर ऑफ ग्लासेस बिकने पे एक पेयर ऑफ ग्लासेस डोनेट करती है किसी नीडी इंसान को। सही है, ये ग्लासेस जो है ना, ये पेयर ऑफ ग्लास है, एक चश्मे को पेयर ऑफ ग्लास है। इसी तरह एक सीजर, आपको एक कैंची है लेकिन उसको इंग्लिश में पेयर ऑफ सीजर्स कहते हैं, वन पेयर ऑफ, क्योंकि उसमें दो का पेयर है ना। फिर आप और बिजनेसेस को गवर्नमेंट्स और क्यों आप पढ़ क्या रहे हैं कि गवर्नमेंट्स क्यों सपोर्ट करती है स्टार्टअप, अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि स्टार्टअप्स एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, आउटपुट बढ़ रहा है, सोसाइटी को बेनिफिट है। साथ में स्टार्टअप्स का हेल्प करने से गवर्नमेंट को ये फायदा होता है कि वो बिजनेसेस जो बहुत ग्रो हो सकते हैं वो इजीली वो ग्रो हो, जो बहुत अच्छा आइडिया वो ग्रो हो, ताकि ग्रो होते होते हो सकता है ग्लोबल स्केल पे चले जाए, तो उस मुल्क को ही फायदा है ना। क्योंकि जब ग्लोबल स्केल पे वो अपनी सेलिंग करेंगे तो पूरा वो जहाँ
से रेवेन्यू भी आएगा तो उसी मुल्क में आएगा। फॉर एग्जाम्पल एप्पल है, एप्पल एक गैराज से शुरू हुआ और आज पूरी दुनिया का लीडिंग बिजनेस है वो। तो अगर वो लीडिंग बिजनेस है पूरी दुनिया का तो उसका फायदा किसको, यूएस को पहुंच रहा है। तो कहीं ना कहीं यूएस ने शुरू में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट किया होगा ना उसको खड़ा होने में। जब वो खड़ा हो गया तो पूरी दुनिया से रेवेन्यू कलेक्ट करके ला के दे रहा है मुल्क को। तो मुल्क के अंदर जो है एक्सपोर्ट्स की वजह से बहुत सारा रेवेन्यू आ रहा है यूएस के अंदर एप्पल की। व्हाई डू गवर्नमेंट्स ऑफर सपोर्ट टू स्टार्टअप्स, फिर ये सवाल बन गया। तो इसके अंदर आप लिखेंगे जवाब, मेथड्स ऑफ अच्छा मेजरिंग साइज। एक बिजनेस का साइज मेजर करने के मेथड्स क्या होता है कि बिजनेसेस को कंपेयर करना हो तो कौन सा बिजनेस बड़ा है छोटा है और प्रॉब्लम्स क्या क्या आते हैं बिजनेसेस के साइज को लेकर, प्रॉब्लम्स क्या क्या पॉसिबल है। तो पहले मेथड्स पढ़ते हैं। बिजनेसेस को मेजर करने के मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं। ये एक तो होता है मिसाल के तौर पर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। ये वो बिजनेस जिस बिजनेस में ज्यादा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है मतलब वो ज्यादा बड़ा बिजनेस है। लेकिन जरूरी नहीं हो सकता है बिजनेस है जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हो, दूसरा बिजनेस है जिसमें मशीनरी ज्यादा हो। ऐसा हो सकता है मशीनरी वाला ज्यादा बड़ा हो, सही है ना। मतलब सिर्फ एम्प्लॉयज ही ज्यादा होना इस बात की गारंटी नहीं देता। वही काम अगर एक बिजनेस मशीन से करो, फॉर एग्जाम्पल एक बिजनेस है जो कि स्लॉटर हाउस है जहाँ पर वो मतलब गोश्त कट के बिकता है, वहाँ पर मैनुअल लेबर लगेगा, 200 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। दूसरा बिजनेस वहाँ पर सिर्फ 10 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। आप कह रहे हो 200 एम्प्लॉयज वाला ज्यादा बड़ा बिजनेस नो हो सकता है वो 10 एम्प्लॉयज काम कर रहा हो, सिर्फ मशीन ही लगेगी। तो यहाँ पर जो 200 एम्प्लॉयज जितना काट सकते होंगे ना उससे हो सकता है डबल वो 10 एम्प्लॉयज काट सकते हो मशीनरी को यूज। कारपेंटर आपके कारपेंटर क्या मतलब आप कारपेंटरी करते हो, आपके पास लेबर है 5 लोगों का वो है जो जाके ना चीज़ें बनाते हैं, लेकिन उनको आपने सारा इक्विपमेंट फराम किया हुआ है। तो सारा इक्विपमेंट फराम करने और स्पेशलाइजेशन और डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से बहुत जल्दी काम कंप्लीट हो जाता है। तो जरूरी थोड़ी कि 50 एम्प्लॉयज वाले बिजनेस से आप कम काम करो, हो सकता है 50 एम्प्लॉयज वाला बिजनेस जो हो लेकिन वो मैनुअल काम करो। तो सिर्फ एम्प्लॉयज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज नहीं डिसाइड करता बिजनेस बढ़ाए कि नहीं, लेकिन ये भी डिसाइसिव फैक्टर है। ये डिसाइड फिर भी करता तो है नहीं। जो जिसमें लोग ज्यादा होते हैं वो लेबर इंटेंसिव, और जिसमें मशीनरी ज्यादा होती है वो कौन सा बिजनेस होता है, कैपिटल इंटेंसिव। क्या फॉर एग्जांपल गारमेंट्स के अंदर फिर मिसाल लेता हूँ, गारमेंट्स के अंदर कॉटन से धागा बनता है। तो ये लोग नहीं बना रहे बैठ के, सही है। वो गांधी जी की जो आपने पिक्चर देखी थी कि जो है ना चक्की खुद चला रहे हैं, कपड़ा खुद बना रहे हैं, ठीक है ना। मतलब स्वदेशी मूवमेंट के अंदर शायद वो पिक्चर थी कि अपने ही देश का खाएंगे, अच्छा तो अपने देश में पहनेंगे, अपने देश का बना हुआ यूज करेंगे। तो उसमें क्या खुद बनाते, एक एक बंदा क्या बना देता। मशीनरी होती है जो कॉटन से धागा बनाती है, वो ज्यादा जल्दी बना, और धागे से कपड़ा भी मशीन नहीं बना। अच्छा कपड़ा बनने के बाद जो फिर कपड़ा जब जाता है गारमेंट्स के सेक्टर में जिसमें कपड़े की कटिंग होती है, वो जीन्स की पैंटें या टी शर्ट्स और शर्ट, वो फिर लेबर करती है, सिलाई मशीन के ऊपर सिलाई करती है, स्टिच करती है। सो दैट्स मे बी अ लेबर इंटेंसिव प्रोसेस। लेकिन लेबर इंटेंसिव प्रोसेस से पिछले 2 प्रोसेस कैपिटल इंटेंसिव थे और मशीनरी का ज्यादा इस्तेमाल था। फिर ये जब एक्स लिखा हुआ है ना तो मतलब डिसएडवांटेज। आप अगर मेजर कर रहे हो किसी बिजनेस को नंबर ऑफ पीपल के हिसाब से, तो इस मेजरमेंट मेथड के अपने डिसएडवांटेज भी हैं। कोई अगर बिजनेस ऐसा हो जो कैपिटल इंटेंसिव है तो वो आप मेजर नहीं कर सकते ना इस तरह से। अच्छा वैल्यू ऑफ आउटपुट, कितने का माल बना के बेचता है बिजनेस। एक्चुअली कितने का नहीं, माल से बना दिया कि कितनी क्वांटिटीज बना के बेच रहा है बिजनेस, ठीक है ना। कितनी क्वांटिटीज बना के बेच रहा है और कितने का माल बेच रहा है, ये वैल्यू ऑफ आउटपुट और वैल्यू ऑफ सेल्स है। इस तरह भी बिजनेस को मेजर कर सकते हो। ये 2 बिजनेस मेजर करना है, उसमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। भाई ज्यादा माल कौन बेचता है, ज्यादा माल ये बेचता है। अच्छा कितने यूनिट्स बेचता है, 10,000 यूनिट बेचता है। ये कितने यूनिट्स बेचता है, ये सिर्फ 200 यूनिट्स बेचता है। ये 10,000 क्या, ये 10,000 कीबोर्ड बेचता है। ये 200 क्या बेचता है, ये 200 कंप्यूटर्स बेचता है। और भाई फर्क आ गया ना। एक तो हो गया वैल्यू मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स कितने बेचे, और दूसरा क्या है उस यूनिट्स की ये क्वांटिटी ऑफ आउटपुट होना चाहिए या वॉल्यूम, कितनी क्वांटिटीज बेचे। और दूसरा क्या है कि भाई क्वांटिटीज तो कम बेची लेकिन प्राइस भी तो देखोगे ना, सिर्फ क्वांटिटीज से थोड़ी डिसाइड होगा, वो चीज ही अलग हुई। तो दोनों कीबोर्ड बना रहे हैं, एक 10,000 कीबोर्ड बेच रहा है, एक 2,000 कीबोर्ड बेच रहा है। जो 2,000 कीबोर्ड बेच रहा है मैकेनिकल कीबोर्ड है, और मैकेनिकल कीबोर्ड नॉर्मल कीबोर्ड से 10 टाइम्स महंगा होता है। तो जो 2,000 कीबोर्ड बेच रहा है और 10,000 की जो कीबोर्ड बेच रहा है, उन दोनों के दरमियान बाय वैल्यू अगर देखा जाए तो 2,000 कीबोर्ड वाला ज्यादा है, क्योंकि उसका एक कीबोर्ड मिसाल के तौर पर इसका अगर एक कीबोर्ड $2 का है तो उसका एक कीबोर्ड $20 का है, 10 टाइम्स ज्यादा, ठीक है। तो $2 मल्टीप्लाइड बाय 10,000 यूनिट्स बोलो तो वो बनता है $20,000। जबकि ये जो मैकेनिकल कीबोर्ड बेच रहा है या गेमिंग कीबोर्ड बेच रहा है वो एक यूनिट $20 का बेच रहा है, और 2,000 बेच रहा है तो मतलब $40,000 तीसरे से। $40,000 तो वर्सेज $20,000, ये कंपैरिजन में आपको ये वाला पड़ा है, ठीक है। लेकिन आप फिर कहोगे यार जो $40,000 कमा रहा है वो बेचता है $40,000 का, लेकिन इसको इसमें प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं है, तकरीबन इतने का इसको पड़ता है। पूरे इतने सारे कीबोर्ड बेचने में इसको $5,000। जबकि जो दूसरा वाला बिजनेस है ये चाहे $2 का एक कीबोर्ड बेच रहा है, लेकिन $2 में से $1 कॉस्ट और $1 उसका
प्रॉफिट है, तो $20,000 में से $10,000 प्रॉफिट है उसका, तो फिर ये बड़ा हो गया उस हिसाब से प्रॉफिट वाइज। तो अलग अलग है इंडिकेटर्स जो बड़ा बताते नहीं। फिर एक बिजनेस में पैसा कितना लगा हुआ है ये भी डिसाइड करता है कि बिजनेस कितना बड़ा है। एक बिजनेस है जिसके अंदर 500 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, एक बिजनेस है जिसमें 50 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। 500 एम्प्लॉयज वाला बड़ा है, जिसमें 50 एम्प्लॉयज काम कर रहे हो, उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मिसाल के तौर पे 40 करोड़ रुपए लगे थे, जिसमें 500 लोग काम कर रहे हैं, उसको स्टार्ट करने के लिए 2 करोड़ रुपए लगे। तो 40 करोड़ की इन्वेस्टमेंट जिस बिजनेस पे हुई, प्रॉफिट भी तो कल को ज्यादा ही कमाएगा ना। जिसमें ज्यादा पैसा लगा हुआ है ज्यादा बड़ा बिजनेस कहला है। एक कैपिटल एम्प्लॉयड के तरीके से भी देख सकते हैं, सही। तो अलग अलग तरीके उनकी लिमिटेशन देखी नहीं यहाँ पर, ठीक है। आई जस्ट फॉरवर्ड इट एंड डू दिस। तो ये आपने जो है ना बिजनेस के साइज को मेजर करने के मेथड्स देखे ऊपर क्या क्या पॉसिबल है। फिर एक सवाल सॉर्ट ऑफ है कि आप एक एम्प्लॉई, आपको आपका मैनेजर कह रहा है टियर सबऑर्डिनेट, आप उस मैनेजर के सबऑर्डिनेट हुए ना, उसके सब हुए मतलब उसका हिस्सा हो। सबऑर्डिनेट मतलब एम्प्लॉय किसी के अंडर जो बंदा होता है, तो आप उसके अंडर हो, आपको कह रहा है डियर सबऑर्डिनेट से आपको ईमेल लिखती, प्लीज कंपेयर कंपनी ए जो कि ये with at least 3 other companies by basing a comparison based on number of employees, capital employed, value of corporate sales to measure the and sales। इन चीज़ों के ऊपर अपना कंपैरिजन रख के बताओ कि कंपनी ए का क्या साइज है, ठीक है ना। प्रोवाइड अ समरी ऑफ योर फाइंडिंग्स। तो आपने जाना उसको डियर मैनेजिंग डायरेक्टर एज रिक्वेस्टेड, जैसा कि आपने रिक्वेस्ट किया, आई प्रिपेयर्ड अ ब्रीफ रिपोर्ट कंपेयरिंग द साइज ऑफ कंपनी ए विद 3 अदर मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर। कंपनी ए मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर, तो उससे उसका कंपैरिजन 3 के साथ मैं करने लगा हूँ। यहाँ तक उसका सवाल था, ये आपने रिसर्च की पहले। कंपनी ए आपकी खुद की है, कंपनी बी इसका कोई नाम हो सकता है, सी का और डी का अपने अपने नाम हो सकते हैं। चाहो तो कार्ड के अपना नाम भी दे देना, नोट्स आपके अपने होंगे ना, तो नोट्स आप यूज कर सकते हैं। एंड अच्छा, देयर मैनेजिंग डायरेक्टर, या आप अप्लाई करो। फिर मैंने ये पहले ऊपर प्रिपेयर किया, ये वैसे इतना ऊपर नहीं होना चाहिए था, नीचे होना चाहिए था, या फिर अटैच होना चाहिए था ईमेल के अंदर साथ, या बीच में कहीं होना चाहिए था। बारह देयर मैनेजर एज रिक्वेस्टेड, मैंने प्रिपेयर किया ब्ला 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 ब्ला, बाय नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ये है और उसके फायदे और नुकसान ये हैं। फिर बाय कैपिटल बता रहे, बाय कैपिटल आपने लिखना, बाय वैल्यू ऑफ आउटपुट लिखिए, बाय वैल्यू ऑफ सेल्स, ये सब आपने लिखना। जगह कम पड़े तो छोटा एक लाइन की जगह 2-2 लाइन मतलब छोटा छोटा लिख लेना, लेकिन पहले रफ से फेयर करना। मैं बता रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने नहीं किया तो यू विल जस्ट बी गोइंग थ्रू स्टफ। आपकी जस्ट क्लास खत्म हो जाए, वीडियो वाइज देख रहे हो, क्लास ले रहे हो, खत्म हो जाए, उसके बाद आपने ये नोट्स पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद नोट्स पढ़ के इनको सॉल्व करना है आपको। कभी वीडियो को देखना हो दोबारा तो वीडियो तो अपलोडेड होगी, यूट्यूब के ऊपर अपलोड हो जाएगी, तो वहाँ उससे देख सकते हो। बाकी नोट्स तो आपके पास फराम है, तो मतलब नोट्स मजीद चाहिए तो वो लिंक्स वगैरह हमारे पास शेयर्ड है, वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। हार्ड कॉपी इसीलिए फायदेमंद है कि आप उसमें अपना लिख सकते हैं। लिखने की प्रैक्टिस भाई, रजिस्टर वगैरह सब साइड पे कर दो ना। एक रफ रजिस्टर जिसमें दुनिया जहाँ का सारा काम किया हुआ है, उसमें थोड़ा बहुत रफ पहले लिखो भले आंसर को, और उसके बाद शेयर करो। लेकिन आपके पास हमने स्पेस दिया हुआ है लिखने, आपने यहाँ पर देखा है लेफ्ट हैंड मतलब साइड पे कीवर्ड्स का भी स्पेस दिया हुआ है, सही ना। तो आपने इसके अंदर लिखना है अपना पूरा आंसर, या आपके अपने नोट्स है, और कोशिश करो कि इसके अंदर कंप्लीट करो सब कुछ। इसके फौरन बाद आप 5 में चले जाओ। तो लिखने के लिए हम कोई अलग से रजिस्टर नहीं यूज करें, इसी को यूज करें। तो जो एम्प्टी स्पेसेस है उसको फुलफिल करना है आप लोगों ने ना, थॉट प्रोसेस लगा के करना। ये रिवीजन समरी है, मतलब ये जो हमने सब पढ़ा उसकी रिवीजन समरी, ये कुछ स्क्रीनशॉट बुक्स हैं। अच्छा, व्हाई सम बिजनेसेस ग्रो लेकिन अदर्स रिमेन स्मॉल। कुछ बिजनेसेस ग्रो होते हैं, बाकी कुछ स्मॉल क्यों रह जाते हैं, ठीक है, उस हवाले पे आ रहे हैं, ठीक है। तो भाई एक तो होता है कुछ बिजनेसेस के प्रॉफिट की वजह से, पहली बात तो क्यों ओनर्स, सबसे पहले पॉइंट आ जाए तो ओनर्स ग्रो क्यों करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम प्रॉफिट बढ़ाएं, इसलिए ग्रो करना चाहते हैं बिजनेस। हाँ, लेकिन यह है कि वो प्रॉफिट बढ़ाने के लिए ग्रो करना चाहते हैं, तो लेकिन वो पैसा कहाँ से लगाएंगे, वो अपने घर बार बेच के लगाएंगे, या तो बिजनेस या किसी से उधार लेंगे। जब किसी से उधार लेंगे या किसी को पार्टनर बनाएंगे, अपने एसेट्स बेच के लगाएंगे, तो उसकी जाहिर है अपनी डाउन साइड भी है। डाउन साइड एक्चुअली यहाँ पर नहीं बताई जा रही, इसको एक्स को देखिए डाउन साइड भूमि दिखेगा, डाउन साइड नहीं बताई जा रही, यहाँ अप साइड ही बताई जा रही है। अच्छा, तो प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए बड़ा बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहता हूँ मैं, अपना स्टेटस इंप्रूव करने के लिए कि मेरा बिजनेस बड़ा है, कंपनी बन गया, नॉर्मल बिजनेस, तो स्टेटस इंप्रूव होता है जाहिर है कि उनकी अपनी प्रेस्टीज, या जाना क्या कहते हैं, कोई बिजनेस का ओनर ज़रूरी नहीं है, कोई मैनेजर भी हो सकता है, वो भी चाहता है बिजनेस बड़ा हो जाए ताकि उसकी सैलरी इंप्रूव हो, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम ओनर्स की बात कर रहे हैं। ओनर्स चाहते हैं कि हम CEO, एक नॉर्मल बिजनेस का ओनर बनने से हम किसी कंपनी के CEO बन जाए, ठीक है, तो स्टेटस इंप्रूव होता है। फिर जितना बड़ा बिजनेस होता है उतनी कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट होती है। एक बिजनेस बिजनेस है, उसने एक जगह ली हुई किराए पे, किराया तो उतना ही देना है ना। अब चाहे उसके अंदर वो मिसाल के तौर पे 200 यूनिट्स ऑफ 200
फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट बैट्स बना के बेचे या 10,000 क्रिकेट बैट्स बना के बेचे, अगर उसी जगह पर रहते हुए 10,000 क्रिकेट बैट्स बन के बिक सकते हैं तो वो जो कॉस्ट है उसके रेवेन्यू रेंट की पर मंथ वो 10,000 बैट्स पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अब कॉस्ट मिसाल के तौर पर जगह की है 2 लाख रुपए, 200 बैट्स पे डिस्ट्रीब्यूट होगी तो पर बैट जो है 1,000 रुपए तो सब रेंट की कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। होंगे हार्ड बॉल के बैट्स होंगे, महंगे बिकेंगे, लेकिन रेंट आपका हर बैट के ऊपर 10 मतलब 200 बैट बना रहे हो आप, 2 लाख रुपए का रेंट है तो 200 बल्लों पे डिवाइड करो तो हर बैट के ऊपर सिर्फ 1,000 तो रेंट जा रहा है। बल्ले के ऊपर लकड़ी अलग जा रही है, लेबर की कॉस्ट अलग जा रही है, बिजली अलग जा रही है, वो सब तो है ही अपनी जगह पर। अब मैं सोचा यार इसी जगह पर अगर मैं लेबर की जगह मशीनरी लगा दूं तो 200 बैट्स की जगह मैं 2,000 बैट बना सकता हूँ। 2,000 बैट लगाऊंगा तो पर बैट मेरा रेंट जो बनेगा वो 100 रुपये बनेगा, सही है। तो अगर पर बैट में 10,000 का बेच रहा था उसमें से 1,000 रेंट का निकल रहा था, अब पर बैट 10,000 का बेचने से सिर्फ 100 रुपये रेंट का निकलेगा तो 900 रुपये के प्रॉफिट में इंप्रूवमेंट आएगी। ये पहले 1,000 रुपये रेंट में जा रहे थे पर बैट के हिसाब, लेकिन अब क्योंकि मैं ज्यादा बैट्स बना रहा हूँ तो वो कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट हो गए, मैं ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट सेल कर पाऊंगा तो ज्यादा प्रॉफिट होगा। समझ में आ रही है ना बात? तो एवरेज कॉस्ट आपकी कम होती चली जाती है, इसे कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ये बड़ी स्केल ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा इकोनॉमिक होती है, जितनी ज्यादा बड़ी स्केल ऑफ प्रोडक्शन होगी उतनी इकोनॉमिक होगी। कभी कभी डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल भी होती है कि ज्यादा बड़ी प्रोडक्शन से कॉस्ट और बढ़ जाती है, कभी कभी ये भी होती है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर ऐसा होता है ना कि यार मैंने 2 यूनिट्स मंगवाए तो फ्री डिलीवरी है, लेकिन मैंने 20 यूनिट्स मंगवाया तो उसके चार्ज कर रहा डिलीवर करने के, तो स्केल बढ़ने से डिसइकोनॉमी भी हो जाती कम। लेकिन आप सोचा फिर तो मैं 2-2 यूनिट्स करके ऑर्डर करूँ, भाई 2-2 यूनिट्स करके ऑर्डर करेगा तो कितना लेट आएगा तेरा ऑर्डर। एक दफा ऑर्डर पंच हुआ, दूसरी दफा 10 अलग अलग लोगों से कॉन्टैक्ट करके उनके नामों से अलग अलग 10 ऑर्डर पंच करवाए तो आपके 20 यूनिट्स आए, अलग अलग लोगों के घरों में आ रहे हैं, फिर वहां से रिसीव करना, सही है। तो वो तो बहुत टाइम लग जाएगा। इससे बेहतर आप डिलीवरी कॉस्ट देकर आप कहोगे 20 यूनिट से साथ मंगवा लो। भाई धंधा कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो आप चाहोगे कि मैं बिजनेस आसानी से करूँ तो आप उसकी डिलीवरी कॉस्ट बेयर करोगे। तो कभी कभी डिसइकोनॉमिक मतलब स्केल बढ़ाने से डिसइकोनॉमीज अगर पड़े आपके सर पे आ भी आते तो आपको पे ऑफ करनी पड़ती है, आप क्या करो, करनी पड़ती बहरहाल। लेकिन अभी इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल की बात हो रही है, जितना बड़ा बिजनेस होगा उतनी इसकी कॉस्ट नंबर ऑफ यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी। एक बिजनेस है कैटल फार्म का, वहां पर कैटल्स को रेयर किया जाता है, बड़ा किया जाता है, ठीक है ना, तो सेल करने के लिए। अब वहां पर उस जगह पर कैपेसिटी है 1,000 कैटल्स रखने की और सिर्फ 100 कैटल्स रखे, तो उसी जगह का रेंट तो पूरा ही जा रहा है, 1,000 रखो या 100 रखो। जो गार्ड है वो 100 लोगों 100 कैटल्स के लिए भी रखे हुए और 1,000 के लिए भी रखे हुए। ज्यादा 1,000 कैटल्स के लिए 2 गार्ड रख लूंगी, लेकिन ऐसा थोड़ी 100 के लिए अगर एक गार्ड है तो 1,000 के लिए 10 गार्ड दूंगे। यार 100 पे एक गार्ड नहीं, आपको भी 2 गार्ड 1,000 को देख लेंगे, एक गार्ड जब 100, एक गार्ड तो रखना ही पड़ेगा चाहे 10 भी हो, सही है। तो वो जो गार्ड की कॉस्ट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई ना वर्फी में। तो स्केल बड़ा करने से होता है एवरेज कॉस्ट आपकी कम हो जाती है, मार्केट शेयर में इजाफा होता है। जब आपके स्केल बड़े स्केल पे काम कर रहे हो तो ज्यादा यूनिट सेल कर रहे हो तो आपकी मार्केट वर्ड ज्यादा होता है, आपकी ब्रांड को ज्यादा लोग पहचानते हैं, मार्केट शेयर बड़ा हो जाता है, आपके कस्टमर बेस ज्यादा होते हैं, कस्टमर बेस ज्यादा होने का मतलब ज्यादा माल निकलेगा, ज्यादा माल बिकने का मतलब ज्यादा प्रॉफिट, और प्रॉफिट ही तो है जिसके लिए बंदा बिजनेस कर रहा है, ठीक है। कंक्लूजन यहाँ पर लिख दिया, वैसे कंक्लूजन आप लोगों को लिखने का है, फिर भी आप पेज कंक्लूजन लिखा हुआ है, कभी कभी लिखा होता है। व्हाट आर द मोटिवेशंस, एक बिजनेस ओनर को क्या मोटिवेशन है कि वो बिजनेस को एक्सपेंड करना है। देखिए सबसे पहले एक बिजनेस ओनर को क्या मोटिवेशन है कि वो बिजनेस खोले, एक बंदे को प्रॉफिट, तो बिजनेस को एक्सपेंड करने की भी मेन मोटिवेशन यही होगी कि और प्रॉफिट, सही है। और बाकी ऊपर लिखे हुए डिफरेंट वेज इन विच बिजनेस कैन ग्रो, बिजनेसेस कैसे ग्रो हो सकते हैं। बिजनेसेस की ग्रोथ की डायरेक्शन जो है ना वो एक तो होती है बिजनेस की ग्रोथ जो पॉसिबल है ना हो सकती है ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मतलब खुद ही अपने अपने बलबूते पे ग्रो, और एक होती है इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक मतलब किसी की सपोर्ट से ग्रो। ऑर्गेनिक का मतलब अपने प्रॉफिट्स जो हो रहे हैं वो सारे घर ना ले जाओ, बल्कि प्रॉफिट्स को जमा करो और इन प्रॉफिट से एक और स्टोर करो, फिर एक और स्टोर करो, फिर एक और स्टोर करो, समझ रहे हो, ऑर्गेनिक ग्रोथ। लेकिन ऑर्गेनिक ग्रोथ एक स्लो प्रोसेस है। इनऑर्गेनिक में क्या है कि आप किसी की इन्वेस्टमेंट से ले लो, इन्वेस्टमेंट्स नहीं लो बल्कि किसी चलते हुए बिजनेस के साथ अपना बिजनेस मर्ज करो, तो इनऑर्गेनिक ग्रोथ ज्यादा तेज होती है। एक चलता हुआ बिजनेस है, आप भी चलते हो बिजनेस, आपने मर्ज कर लिया बिजनेस, तो आप और जल्दी ग्रो करोगे। लेकिन यह जो प्रॉफिट्स होंगे फिर वो डिस्ट्रीब्यूट भी होंगे, जब बिजनेसेस मर्ज किए तो पार्टनरशिप जो भी हो रही है डिस्ट्रीब्यूट भी होंगे।
ठीक है। दोबारा ऑर्गेनिक ग्रोथ बोले या इंटरनल ग्रोथ बोले, बात एक ही है। तो एक बिजनेस ऑर्गेनिक ग्रो हो सकता है, ठीक है, अपने ही प्रॉफिट्स को री इन्वेस्ट कर सकता है अपने ही बिजनेस में, ठीक है ना, क्योंकि बिजनेस क्या है, बिजनेस का ओनर क्या करता है, प्रॉफिट होता है तो दो चीजें हो सकती हैं, बिजनेस का ओनर प्रॉफिट से दो चीजें कर सकता है, प्रॉफिट को विदड्रॉ कर सकता है, मतलब घर लेके जा सकता है, DRAW ड्रॉ, विदड्रॉ मतलब निकाल सकता है बिजनेस से और खुद खर्च कर ले अपने पर्सनल लाइफ में, या फिर उसको रिटेन रख सकता है, बिजनेस के अंदर रहने दे सकता है। क्यों? क्योंकि रिटेन रखेगा बिजनेस के अंदर तो उसको री इन्वेस्ट किया जाएगा बिजनेस, या बिजनेस का जरूरी नहीं कि या तो ये हो या तो वो, अंदर ज्यादातर कॉम्बिनेशन ही होता है कि कुछ पैसा विड्रॉ करता है ताकि घर भी चला सके और बाकी पैसा रिटेन रखता है ताकि बिजनेस भी ग्रो सके। क्लियर है? तो ऑर्गेनिक ग्रोथ के अंदर री इन्वेस्टिंग द प्रॉफिट्स, लेकिन ये प्रोसेस स्लोअर होता है। अब इसको आप जाहिर है पूरा रीड करोगे, कुछ मिसालें दी गई है, स्टारबक्स की एक मिसाल दी गई जो दुनिया की मतलब सबसे पॉपुलर कॉफी ब्रांड है, फिर एप्पल की एक मिसाल दी गई है, फार्मास्यूटिकल कंपनी से मिसालें दी गई हैं। एक्सटर्नल ग्रोथ क्या होती है? एक्सटर्नल ग्रोथ होती है आप अपना बिजनेस किसी के साथ इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेट करना मतलब, बिजनेस को इंटीग्रेट करना मतलब मर्ज करना, ठीक है ना। एक्सटर्नल ग्रोथ इज हियर इन ऑर्गेनिक बट इट इज फास्ट, कि ऑलरेडी एक बिजनेस एस्टेब्लिश्ड है, आप उसको या तो खरीद लो या वो आपको खरीद ले, बाहर ये दोनों मिल जाए, बना स्टोर है उसका बैनर चेंज हो जाए, आपका बैनर लग जाए, आप वो स्टोर खरीद लो। तो इनऑर्गेनिक ग्रोथ हुई ना, चलती चलाती चीज थी, एक बैंक ने दूसरे बैंक को खरीद लिया, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल एक बैंक है बैंक इस्लाम, एक बैंक है लेट्स सपोज समिट बैंक, ठीक है ना। तो अगर ये चलता चलाता बैंक है, अगर इसने इसको एक्वायर कर लिया, ये क्या हुआ, इसके लिए कौन सी ग्रोथ हुई? एक्सटर्नल, ठीक है ना। हम जरा देख लेते हैं कि किसी कोई एक्सटर्नल ग्रोथ की हमें मिसाल मिल जाए। बैंक इस्लामी एक्वायर्ड, ऐसे ही देखता हूँ, JS बैंक रिस्ट्रेंड फ्रॉम एक्वायरिंग BIPL, JS बैंक ने नहीं एक्वायर किया BIPL को, इसी तरीके से बैंक एक्वायर्ड समिट बैंक, शायद ये हुआ था, देख लेता हूँ। समिट बैंक शेयर होल्डर अप्रूव नेम चेंज टू समिट बैंक लिमिटेड हैज टू चेंज द बैंक्स नेम टू बैंक मकरामा लिमिटेड BML आफ्टर नासिर अब्दुल्ला हुसैन लोधा, ये इसने खरीद लिया होगा इसको, ठीक है ना, नॉट बैंक इस्लामी, इट्स सम अदर बैंक, ठीक है ना। तो वो अपने बैंक का नाम भी ज़ाहिर है चेंज करेंगे, क्या नाम रखेंगे, ये समिट बैंक का नाम चेंज हो गई, समिट बैंक विल नाउ बी कॉल्ड बैंक मकरामा लिमिटेड, ठीक है ना, कि अब ये इस्लामिक बैंक की तरफ जब लीड कर रहा है तो उसको खरीद लिया होगा इसे। तो जिसने खरीदा मिसाल के तौर पर उसे, तो उसने क्या किया, उसने अपने आप को ग्रो किया। कैसा ग्रो किया? इनऑर्गेनिक ग्रो किया, अपने ही बैंक की मजीद ब्रांच नहीं खोली बल्कि खुले हुए बैंक को एक्वायर कर लिए। अब ये ग्रोथ की डायरेक्शन होती है, ग्रोथ आपकी जो है ना, एक्सटर्नल ग्रोथ की बता रहा हूँ, एक्सटर्नल ग्रोथ जो है वो आपकी क्या क्या हो सकती है, हॉरिजॉन्टल हो सकती है, मतलब जो आप लाइन हो, जो आप बिजनेस कर रहे हो वही सेम बिजनेस एक्वायर कर लिया। वर्टिकल हो सकती है, आपने अपने सप्लायर को खरीद लिया। फॉर एग्जाम्पल आप जो है लेट्स सपोज आप वो मीट सेल कर रहे हो, आपने मीट सेलिंग बिजनेस में क्या कैटल्स आप कि कोई और रेयर करके आपको बेच रहे हैं, या कैटल्स कोई और बड़ी करके काट रहा है और आपको मीट भिजवा रहा है, फिर आप पीसेस करके बेच रहे हो। फिर आपने क्या किया, आपने कहा कि यार मेरा जो सप्लायर है मैं उसी को खरीद देता हूँ, क्योंकि मैं जो है वो पैकेज करके बेचता हूँ मीट को, ठीक है ना, मीट पैकेजिंग बिजनेस है मेरा, मुझे मीट के बड़े पीसेस मिलते हैं, उससे जिसके पास कैटल होती है वो कैटल का मीट बना है, कैटल को स्लॉटर करता है, स्लॉटर हाउस होता है, मेरे पास भी स्लॉटर हाउस है जो बड़े पीसेस को छोटे पीस में पैक करके बेचता है, इसको फॉर एग्जांपल सुपर स्टोर्स। तो अगर मैं यहाँ पर हूँ, मैंने कहा मैं इसको खरीद लेता हूँ, तो ये वर्टिकल है, उधर में हॉरिजॉन्टल बनाया हुआ है भाई, तुम यूँ समझो इसको वर्टिकल इसलिए कहते हैं, ये बनाया हुआ भले यूँ है तो इसको यूँ नहीं रखो, यूँ रखो ताकि ज़्यादा बेहतर समझो। जैसे पहाड़ का पानी जो गिरता है ना वो वर्टिकली फ्लो डाउन होता है ना, तो इसको तुम यूँ समझो, ठीक है। सोर्स मतलब जहाँ से चीज़ आ रही है, जहाँ से चीज़ आ रही है आपने उसको एक्वायर कर लिया होता है, अगर इसने उसको एक्वायर कर लिया तो क्या है, वर्टिकल बैकवर्ड्स,
और अगर सुपर स्टोर में खरीदना है जहां पर बिक रहा है माल, तो ये क्या हुआ, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। ठीक है ना, ये सुपर स्टोर रेगुलर है, इसमें तो और भी बहुत सारी चीजें बिक रही है। तो अभी इसकी एक्चुअली बात मुझे यहाँ सुपर स्टोर नहीं करनी चाहिए, रिटेन करनी चाहिए, मीट का रिटेलर। तो आप एक पैकेजर पैकेजिंग करके होलसेल करते थे मीट, ठीक है ना, आप मीट की पैकेजिंग करके क्या करते थे, होलसेल करते थे। फिर आपने रिटेलर भी ले लिया, ऐसा रिटेलर जो सिर्फ मीट बेचता है, और आपने कैटल स्लॉटर भी ले लिया। अब इसकी वर्टिकली इंटीग्रेटेड बिजनेस की एक मिसाल लूँ, लेकिन उसने तो शायद ऑर्गेनिक ग्रो किया, उसने किसको एक्वायर नहीं किया, जिसकी मैं मिसाल देने वाला हूँ, केनेंस, है ना, केनेंस क्या है इनका, के एंड एंसर, क्या सीन है इनका, ये ना तो ये अपने आउटलेट से सिर्फ सेल नहीं करते, बल्कि उस गोश्त की कटिंग भी खुद करते हैं, मुर्गियों के स्लॉटर भी खुद ही, सिर्फ स्लॉटर ही खुद नहीं करते, बल्कि मुर्गियों की ब्रीडिंग भी, वो हैचिंग, और वो जो उनका पूरा मुर्गियों का प्रोसेस है ना, ठीक है ना, वो मुर्गियों को पालने का, जिसे पोल्ट्री फार्मिंग कहलाती है, तो पोल्ट्री फार्मिंग भी खुद ही करते हैं। ठीक है, तो फार्मिंग करते हैं, फिर स्लॉटर करते हैं, फिर उनको आउटलेट्स पे डिस्ट्रीब्यूट करके वहां पर बेचते हैं। ये पूरा वर्टिकली का इंटीग्रेटेड है। अब आप ये भी कह सकते हो उधर भाई, क्या एक्सटर्नल के अंदर ही सिर्फ वर्टिकल हो सकता है? मतलब एक्सटर्नल ग्रोथ किसे कहते हैं, कि चलते हुए बिजनेस को एक्वायर कर लो ना। अब चलता हुआ बिजनेस सेम भी हो सकता है कि मैं भी स्लॉटर हाउस हूँ, मैंने स्लॉटर हाउस को एक्वायर कर लिया, खरीद लिया, ठीक है, या हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल भी हो सकता है कि मैं स्लॉटर हाउस हूँ, मैं रिटेल आउटलेट भी खरीद लिया, तो ये डाउनवर्ड्स हो गया ना, नीचे का बिजनेस खरीदा जो कस्टमर के करीब है, या मैंने अपवर्ड का कोई बिजनेस खरीद लिया, बैकवर्ड से कोई बिजनेस खरीद लिया। अपवर्ड या बैकवर्ड बोलो, और डाउनवर्ड या फॉरवर्ड बोलो। फॉरवर्ड या डाउनवर्ड मतलब जो कस्टमर के करीब है, जो पानी भर रहा है उसके करीब डाउनवर्ड होगा। एक पहाड़ से पानी आता हुआ जो डाउनवर्ड सबसे पॉइंट है जहां पर लोग पानी भर रहे हैं, तो डाउनवर्ड कहलाया ना। तो वो डाउनवर्ड बिजनेस आउटलेट हो सकता है जहां से कस्टमर से, या तो वो डाउनवर्ड कहो या उसको फॉरवर्ड कहो, क्या आगे वाला, या पीछे वाले को अपवर्ड के लिए या बैकवर्ड के लिए। बैकवर्ड या फॉरवर्ड जो है वर्टिकल इंटीग्रेशन। तो जरूर क्या सिर्फ इनऑर्गेनिक ही हो सकती है। इनऑर्गेनिक मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन ना। इनऑर्गेनिक का मतलब बिजनेस को किसी दूसरे बिजनेस के साथ जोड़ना, इंटीग्रेट करना। तो जरूर भाई क्या वर्टिकल सिर्फ इंटीग्रेट हो सकता है, हॉरिजॉन्टल मतलब ऑर्गेनिक नहीं हो सकता कि मैं अपने प्रॉफिट जमा करके आऊँ हॉरिजॉन्टल। आप अपने ऑर्गेनिक के अंदर भी काम कर सकते हो, वर्टिकल जा सकते हैं कि मैं अपने पैसे जमा करके, आज मेरे पास स्लॉटर हाउस है, अपने पैसे जमा करके मैं फार्मिंग भी शुरू कर दूं, लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा। तो वर्टिकल ऑर्गेनिक में भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक में भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी ऑर्गेनिक में हो सकता है, इनऑर्गेनिक में हो सकता है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के अलावा थर्ड कैटेगरी है कॉन्ग्लोमरेट, या इसको हम कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन मतलब बिल्कुल ही अलग बिजनेस एक्वायर किया। मतलब आपका कपड़े का वो था, स्टोर था, आपने कपड़े के स्टोर के साथ साथ एक रेस्टोरेंट भी ले लिया, तो बिजनेस एक्सपेंड तो हुआ ना, लेकिन डाइवर्सिफाई किया आपने, कि एक जगह से बिल्कुल डाइवर्सिफाई करके दूसरी जगह ले, जिसका कोई ताल्लुक नहीं आपके बिजनेस से। ठीक है, तो आपके बिजनेस से ताल्लुक रखता हुआ बिजनेस में आप एक्सपेंड कर सकते हो अपने आप को। सबसे पहले एक्सपेंड करना है तो दो तरीके हैं, अपने पैसों से, ऑर्गेनिक। और अपने ही पैसों से ये भी और वो भी है, लेकिन ऑर्गेनिक मतलब अपने पैसों को जमा करके खुद ही ब्रांचेस अपनी मजीद खोली, या तो फिर एक्सटर्नल या इनऑर्गेनिक बोलो कि अपनी मजीद ब्रांचेस खोलने की जगह बनी बनाई ब्रांचेस को खरीद लिया, या बनी बनाई ब्रांचेस के साथ पार्टनरशिप। ठीक है, ऑर्गेनिक स्लो प्रोसेस है, क्योंकि जमा करते 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 बहुत टाइम लगता है, ग्रो होते होते हुआ, और फिर ग्रो एक और शॉप खोल भी ली तो शॉप की मार्केटिंग सब करनी पड़ेगी। ये एक जगह ऐसी है जो खुली भी है, मार्केट भी हुई भी है। आपके पास पैसे नहीं है तो आप उसको पार्टनर बनवाएंगे, लेकिन बिजनेस और बड़ा हो जाएगा। क्लियर? ऑर्गेनिक के अंदर भी आप चाहो तो हॉरिजॉन्टल कर सकते हो, मतलब जो जो आप बना, फॉर एग्जाम्पल स्लॉटर हाउस है, सिर्फ मुर्गी काट के बेच रहे हो, कहाँ दुकानों पे नहीं बेच रहे, मुर्गी काट के दुकानदारों को बेच रहे हो, दुकानदार बेच रहे कस्टमर्स को। आपसे मुर्गी को के जो है ना पीसेस करके पैकेजिंग कर दो, तो आप चाहो तो मुर्गी की पोल्ट्री फार्मिंग वाला बिजनेस भी, सॉरी सर, आप चाहो तो और ऐसी हॉरिजॉन्टल बता रहा हूँ, और स्लॉटर हाउसेस खोल सकते हो जो पैकेजिंग करे, या हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में बैकवर्ड फॉरवर्ड होती है क्योंकि सेम ना, और स्लॉटर हाउसेस खोल दे। या दूसरा तरीका क्या है, ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक, दोनों तो सूटों में एक्सपेंशन और किस तरह से हो सकती है, एक्सपेंशन हो किस तरह से हो सकती है, वर्टिकल हो सकती है, हॉरिजॉन्टल हो सकती है, या डाइवर्सिफाई या कॉन्ग्लोमरेट कहते हैं, डाइवर्सिफाई हो सकती है, इस तरह से हो सकती है,
और आपके एक्सपेंड होने के आपके पास तरीके क्या है, या तो आप इंटरनली करो अपने पैसों को जमा कर करके, या किसी के साथ पार्टनरशिप करो, या आप अपनी ही दुकान को और बड़ा करो, या खुली हुई दुकान को खरीद लो। पैसा है तो अपनी ही दुकान को बड़ा कर दिया, उतना ही पैसा मौजूद है किसी और की बनी बनाई दुकान लेनी। सही, अपनी दुकान को बड़ा करने में कम पैसा लगेगा, किसी और की बनी बनाई खरीदने में ज़्यादा पैसा लगेगा, क्योंकि आपसे ब्रांड के पैसे नहीं लेगा कि भाई मेरा इतना कस्टमर है उसके भी पैसे दूंगा, मैं सिर्फ दुकान में ऐसे थोड़ी, तो वो अपने गुडविल के पैसे भी लेगा आपसे। ठीक है, तो ये सस्ता पड़ता है। और अगर इसके लिए, और इसका प्रोसेस स्लो है, क्योंकि दुकान खोलना काशी में उसकी मार्केटिंग वगैरह सब कुछ है। आप एक इलाके में अपनी दुकान खोले बैठे हो एक शहर में, आप कराची में खोल के बैठे हुए, आप सोचो मैं लाहौर में भी खोलूँ, तो लाहौर की खुली हुई दुकानों को खरीदना वो महंगा पड़ेगा, लेकिन वो फास्ट ऑप्शन है। महंगा पड़ेगा, आप उधार उधार लेके खरीद दो। तो आपने क्या किया, एक्सटर्नल आपने खुद खोल के उसको ग्रो नहीं किया, बल्कि ग्रो हुए पौधे को आपने ला के लगा दिया अपने साथ। ठीक है, जब आप इसको रीड करोगे तो बहुत अच्छे से समझोगे ग्रोथ, इंटरनल ग्रोथ। अब ये देखो, मैन्युफैक्चर हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन है। ये क्या आपका काम है, कपड़ा लेके जीन्स की सिलाई करना पेंट, और आप ऐसी और फैक्ट्रीज खोल देते हो जो कपड़ा लेके जीन्स की सिलाई करता है, तो ये हॉरिजॉन्टल नहीं। आपने क्या किया कि मैं सिर्फ और सिर्फ अब कपड़ा लेके जीन्स की सिलाई करता था, अब मैं कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री ले रहा हूँ, तो ये वर्टिकल हो गई। क्लियर है, लेकिन वर्टिकल अपवर्ड्स या बैकवर्ड्स, जो कस्टमर से दूर है, पीछे सप्लायर वाली साइड पे, और जो कस्टमर के करीब है वर्टिकल फॉरवर्ड है या डाउनवर्ड। क्लियर, अब ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इसकी मिसाल है वगैरह सब कुछ दी हुई। जैसे फोर्ड की एक मिसाल दी कि फोर्ड ने क्या किया कि रबर को बनाने की प्लांटेशन खरीद खुद ही अपनी जो है ना, उसने कहा कि मैं खुद अपने एक प्लांट लगाता हूँ रबर बनाने का, रबर को प्रोड्यूस करने का प्लांट। क्योंकि रबर जो है ना गाड़ियों को बनाने में चाहिए होता है, टायर्स बनाने में चाहिए होता है, गाड़ियों के बहुत सारे कंपोनेंट्स, गाड़ियों की सीलिंग, गाड़ियों के बेल्ट होते हैं अंदर इंजन, जिससे जो बेल्ट से घूमती है, इंजन से इंजन घूम रहा होता है तो उसके साथ जो है बेल्ट्स लगी होती है और चीज़ें फिर घूमती है, एसी भी चलता है उसी से, तो बेल्ट्स भी रबर से बनती है। गाड़ियों की सीट्स वगैरह के अंदर भी कहीं ना कहीं रबर काम आता है, इंटीरियर में कहीं ना कहीं काम आता है, टायर्स में बता दिया, ब्रेक्स वगैरह, तो कहाँ कहाँ काम आता है। उसने कहा रबर का अपना ही प्लांट लगाता हूँ, तो उसने गाड़ियाँ बेचने से रबर प्लांटेशन की तरफ चला गया। गाड़ियाँ बना के बेचने से, गाड़ियाँ बनाने के लिए उसको इक्विपमेंट क्या क्या चाहिए था, लोहा चाहिए था, रबर चाहिए था, ये चाहिए, उसमें से रबर उसने कहा मैं अपना ही बनाऊंगा। बाकी फिर भी लोहा कोई और मैन्युफैक्चर करता होगा, उससे लोहा खरीदता होगा, ग्लास कोई और मैन्युफैक्चर करता होगा, ग्लास उससे लेता होगा। लेकिन रबर, इसने कहा रबर, इतनी चीजें, इतनी गाड़ियों की चीजों में रबर चाहिए था कि रबर में अपना बनाऊंगा, क्योंकि वाइपर भी रबर से बनेंगे, टायर भी रबर से, ब्रेक भी रबर से, सीन भी, जो सीन्स होती हैं वो रबर से बनते वगैरह। ठीक है, तो उसने क्या किया, फोर्ड ने जो पार्ट्स यूज करता था पहले किसी से लेके, वो पार्ट्स खुद बनाने शुरू कर दिए, तो वर्टिकल बैकवर्ड नहीं है, और बनी बनाई कोई रबर प्लांटेशन को खरीद लिया, तो ये क्या हुई, एक्सटर्नल होगी, और खुद अपनी सेटअप लगा के किया, तो ये इंटरनल ऑर्गेनिक। कॉन्ग्लोमरेट की एक मिसाल बेहतरीन यहाँ पर दिया अमेजोन की, कि अमेजोन पहले सिर्फ और सिर्फ एक ऑनलाइन रिटेलर के तौर पर था, अब अमेजोन ने अपने हाथ बहुत सारे बिजनेसेस में डाल दिया, जिसमें से टॉप ऑफ द लाइन अगर बात करें तो अमेजोन का क्लाउड है। ठीक है ना, क्लाउड के अंदर मतलब क्लाउड सर्विसेज देता है कि लोग अमेजोन की स्टोरेज को यूज करके अपने अपने प्लेटफॉर्म बना सकते हैं, तो अमेजोन क्लाउड सर्विसेज देता है, माइक्रोसॉफ्ट भी क्लाउड सर्विसेज देता है, लेकिन ये अमेजोन एक रिटेल स्टोर है और क्लाउड सर्विसेज देता है, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो ये डाइवर्सिफिकेशन, केस स्टडीज है, उनके अपने सवाल हैं, उनके अपने स्पेसेस दिए हुए कुछ है जो सिर्फ पढ़ने के लिए डिस्कशन पॉइंट है, तो जगह अगर देखें तो कहीं ना कोई कुछ लिख देना, लेकिन ये पढ़ना जरूरी है, और ये सवाल आपके जहन में सोचने के लिए क्या इसका क्या जवाब हो सकता है। पॉसिबल आंसर ये लिखे हुए, इनको देखना नहीं होता है, पहले खुद ही आंसर देना होता है, उसके बाद फिर पॉसिबल आंसर कंपेयर कर सकते हो अपने आप को। हाउ बिजनेसेस ग्रो कैसे होता है, तो इसके अंदर बता दिया इसने कि भाई आपकी एक्सटर्नल ग्रोथ पॉसिबल है, इंटरनल ग्रोथ पॉसिबल। अच्छा, इसने सिर्फ एक्सटर्नल ग्रोथ के साथ लिखा हुआ हॉरिजॉन्टल, कॉन्ग्लोमरेट, वर्टिकल, लेकिन इंटरनली आप कर सकते हो ना कि भाई मैं अपने ही पैसे जमा करके फैक्ट्री ले रहा हूँ। ठीक है ना, दैट इज ऑल्सो एन इंटीग्रेशन, लेकिन अपने जहन में आप जो है ना एक्सटर्नल के साथ ही हो सकता है, एक्सटर्नल ग्रोथ पे, क्योंकि अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे होते हो ना जब आप, तो एक बड़ी थिन लाइन है इसको समझने की। आई थिंक मैं बल्कि यही कहूँगा, मे बी इस वाले को भी ऑर्गेनिक में रखना, कि मैं अपने पैसे जमा कर करके मैं जो है ना क्या कहते हैं माल सिर्फ सप्लाई कर रहा था कल तक,
अब माल का होलसेलर भी मैं ही बन रहा हूँ, तो इसको ऑर्गेनिक एक्सपेंशन में रखना है, इसमें वर्टिकल के टेंशन में बन जाना है, ठीक है ना। जब मैं बने बनाए बिजनेसेस खरीद रहा हूँ, बनी बनाए फैक्ट्रीज खरीद रहा हूँ, या किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहा हूँ, उसमें गौर करना है कि मैं सेम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में कर रहा हूँ कि या मेरे से एक स्टेज ऊपर है या एक स्टेज नीचे, ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का केस। अच्छा, दो लफ्ज समझना बहुत जरूरी है यहाँ पर जब इसको पढ़ोगे। एक है इंडस्ट्री और एक है स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। इंडस्ट्री भी सेम हो, स्टेज ऑफ प्रोडक्शन भी सेम हो। इंडस्ट्री सेम है क्या उजैर भाई? मैं मिसाल के तौर पर स्लॉटर हाउस है मेरा, तो मैं स्लॉटर हाउस ही ले रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, मतलब क्या मैं मुर्गियाँ जो है ना वो काटता हूँ, हैंड्स लेता हूँ जिंदा और उनकी कटिंग करता हूँ, हैंड स्लॉटर करता हूँ और उसको पैक करके, हैंड स्लॉटर करके पैकेज करके बेच देता हूँ कस्टमर को, नहीं बल्कि हैंड स्लॉटर पैकेज करके सेल करता हूँ किसको? होलसेलर, ठीक है ना। होलसेलर को सेल करता हूँ, बस यहाँ तक मेरा काम, पैकेज करना, फिर होलसेलर आगे बेचता है। तो ये आपका स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में लिख रहा हूँ, सॉरी ये स्टेज ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है ना। तो आई थिंक आई शुड राइट इट दिस लाइक दिस, नॉट दिस, शुड राइट लाइक हैंड्स। इंडस्ट्री क्या? हैंड्स और मीट वाली। इस इंडस्ट्री में आप हो और क्या कर रहे हो? स्लॉटर हाउस, आप स्लॉटर एंड पैकेज, SLAUGHTER, स्लॉटर एंड पैकेज, ठीक है। यह आपका स्टेज है। आप होलसेल नहीं कर रहे, आप उस स्टेज पे काम नहीं कर रहे, आप रिटेल नहीं कर रहे, वो स्टेज नहीं आप ऊपर वाले स्टेज के भी नहीं हो। क्या हैंड्स में पाल नहीं रहा, बनी बनाए, मतलब होगी कह रहा हूँ, बड़ी हुई हैंड्स खरीद रहा हूँ और ज़्यादा 6 वीक्स की हैंड्स, 8 वीक्स की हैंड्स खरीद रहा हूँ। आपने कहा कि यार मैं बिजनेस को वो करना चाहता हूँ, एक्सपेंड करना चाहता हूँ। क्या मैं कैटल को भी कभी मैं मीट भी सेल करना चाहता हूँ कैटल का, ठीक है। इंडस्ट्री मोर और लेस सेम ही है, लेकिन क्या करो, कैटल को आप जिंदा ले रहे हो, नहीं कैटल के बड़े पीसेस ले रहा हो, तो स्लॉटर थोड़ी कर रहे हो कैटल, तो स्टेज ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो गया, राइट। आप स्लॉटर नहीं कर रहे हो, उस केस में से पैकेज कर रहे हो, कट पीसेस एंड पैकेज कर रहे हो, उसको स्लॉटर नहीं कहो, स्लॉटर जिंदा को काटना है, तो हैंड्स आप जिंदा काट रहे हो, और मीट गाय जो है या जो भी आपका दूसरा मीट है आप क्या कर रहे हो, एग्जैक्टली, तो उसको पैकेज कर, सो दैट्स अनदर थिंग। वो आपका एक स्टेज आगे की बात होगी, आप स्लॉटर नहीं कर, आपसे पैकेज करने सकते। तो से हॉरिजॉन्टल के लिए दोनों चीजें सेम होना जरूरी है, इंडस्ट्री भी सेम हो, मीट की इंडस्ट्री तो है लेकिन स्टेज ऑफ प्रोडक्शन सेम नहीं, तो हॉरिजॉन्टल नहीं हुआ, वर्टिकल हो गया। गारमेंट्स की इंडस्ट्री तो है उजैर भाई मेरी, लेकिन मैं गारमेंट्स से सिर्फ कपड़ा बनाता हूँ, सही है। अब मैं अगला बिजनेस लेने जाता हूँ, अगर सिर्फ कपड़ा बनाने वाला, तो सेम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन होगा, सेम इंडस्ट्री और सेम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। इंडस्ट्री कपड़ा बनाने की ही है, सेम इंडस्ट्री कपड़े की, लेकिन उसमें सिली हुई पैंटे, जो सॉरी कपड़े से पैंटे बनाने वाला बिजनेस मैं ले रहा हूँ, तो वो क्या होगा? वर्टिकल होगा, क्योंकि स्टेज ऑफ प्रोडक्शन चेंज होगा। अच्छा, जब इंडस्ट्री भी चेंज हो जाए, हेल्थ से डायरेक्ट आप चले गए सब्जियों में, वेजिटेबल्स में, तो फिर अब ये इंडस्ट्री भी चेंज हो गई। इंडस्ट्री चेंज हो गई तो स्टेज ऑफ प्रोडक्शन की तो बात ही खत्म ना। पहले आप ये देखते हो, जब ये सेम होता है फिर ये देखते हो, आपकी तो इंडस्ट्री चेंज हो गई। इंडस्ट्री चेंज हो गई तो मतलब आपने डाइवर्सिफाई किया, समझ आ रही है? मतलब क्या है? अगर आप यहाँ जब डेफिनेशन इसकी देखोगे, आई डोंट नो, ऊपर चली गई, जब इसकी डेफिनेशन आप पढ़ोगे ना, तो आपको बताएगा कि कंप्लीटली डिफरेंट इंडस्ट्री अगर है तो वो डाइवर्सिफिकेशन, कि कल तक रिटेल स्टोर था, अब वो अमेजोन जो है वो क्लाउड कंप्यूटिंग में आ गया, तो स्टेज ऑफ प्रोडक्शन तो भूल ही जाओ ना। तालियों की लाइक विद, जो चीज लाइक विद लाइक होती है उसका स्टेज ऑफ प्रोडक्शन देखते हैं। ये तो इंडस्ट्री पूरी चेंज है, टाइप ऑफ बिजनेस ही चेंज हो जाए। एक एजुकेशन सेक्टर का बिजनेस जो है वो उसमें चला जाए, फॉर एग्जाम्पल कोई स्पोर्ट्स गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग में, तो आप कैसे स्टेज ऑफ प्रोडक्शन डिसाइड करोगे कि मेरे रॉ मटेरियल अनलर्नड स्टेट से मैंने तो लर्नड बना दिया, तो स्टेज ऑफ प्रोडक्शन मेरा ये है। तो मेरा दूसरी तरफ रॉ मटेरियल जो है ना, जो वो रॉ मटेरियल वो जो ना बनी हुई फुटबॉलों के फैब्रिक थे, उससे फुटबॉल में भाई लाइक विद लाइक ही नहीं, इसका स्टेज ऑफ प्रोडक्शन क्यों कंपेयर कर दो भाई? डिफरेंट इंडस्ट्री, तो ये डाइवर्सिफिकेशन है। Why some businesses stay small, जल्दी कंप्लीट करूंगा। कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं
जो कि बढ़ नहीं सकती, मिसाल तौर हेयर ड्रेसिंग, वो पर्सनल सर्विस टाइप का है, उसमें जो सीट और बार्बर है उसके ऊपर डिपेंडेंट है सर्विस, वो इतना स्केलेबल नहीं हो सकता, जो जिसने उससे कटवाना है उसी से कटवाएगा, और उसके पास लिमिटेड नंबर ऑफ आवर्स है पर डे, वो जल्दी काट के भी कितना जल्दी काट लेगा, एक पॉइंट पर आके ग्रोथ रुक जाएगी। वो और अपने बार्बर्स रख सकता है, लेकिन खुद उसके फिर भी एक लिमिटेशन बढ़ती चली जाएगी, सही है, क्योंकि वो मार्केट को इतनी इजीली कैप्चर नहीं कर सकता। जो लोग दूसरे बार्बर से बाल कटवा रहे हैं उसके पास तो आ जाएगी, जब तक कि वो बार्बर खराब ना काटना शुरू किया जाए, चला ना जाए या खत्म ना कर दे दुकान अपनी। फिर मार्केट साइज पे भी डिपेंड करता है, कुछ मार्केट्स ही बहुत स्मॉल होती है, आप एक गांव के अंदर शॉप खोल के बैठे हो, आप 10 शॉप भी खोल लो, गाहक तो उतने ही है, कम है, अगर वहां पर गाहक तो कम ही है, ठीक है। एक मुल्क है जहाँ पर बूढ़ों की पॉपुलेशन बहुत कम है, तो जितनी पॉपुलेशन का तो बस उतना ही हम ग्रो कर सकते हो, ज्यादा ग्रो तो नहीं कर सकते हो। फिर कुछ ओनर्स के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, मुझे उनको ज्यादा बड़ा नहीं होना होता, उनको अपने एम्प्लॉयज के करीब रहना होता है, उनको कम लोग चाहिए होते हैं, और वो एक कम बिजनेस के अंदर ही सेटिस्फाइड रहना चाहता हूँ, ज्यादा बिजनेस उनके लिए टेंशन हो सकता है। खान रोस्ट एक मिसाल है, ठीक है, एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम है, लेकिन वो अपने ईद के हॉलीडेज देता है अपनी लेबर को, ईद पे बंद रहता है, हालांकि ईद एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, ठीक है, वहां उसमें बहुत सेल हो सकती है, लेकिन वो बंद रहता है, अपनी ब्रांचेस भी नहीं बनाए उसने, इजीली बना सकता। तो स्मॉल बिजनेसेस हो सके, स्मॉल बिजनेस ओनर्स डिसीजन टू स्टे स्मॉल, एक केस स्टडी है अली के बिजनेस को लेकर, तो उसके कुछ सवाल आते हैं, पॉसिबल आंसर्स भी जो आपने नहीं देखे, आपने अपने जवाब दे। व्हाई सम न्यू एस्टेब्लिश्ड बिजनेसेस फेल, एक होता है कुछ बिजनेसेस क्यों छोटे रह जाते हैं, और एक होता है नया बिजनेस शुरू होते ही भाई छोटे भी रह जाते हैं, तो रह तो जाते हैं ना, चल तो रहे ना, ये तो बोल रहे हैं नया बिजनेस फेल कैसे हो सकता है, मतलब नहीं चल पाया, बंद होना पड़ा। एक तो उसकी वजह ये हो सकती है कि मैनेजमेंट जो है ना वो उसकी स्किल्ड ना हो, नया बिजनेस जो खुला है उसने बहुत दूर के ख्वाब देख ली हो, शेफ चिल्ली वाले ख्वाब कहते हैं ना कि मेरे मेरे एक बार बास्केट होगी, मेरे पास में 6 अंडे होंगे, वो 6 अंडों से 6 चूजा निकलेंगे, वो 6 मुर्गियाँ बनेंगी, फिर और मजे हर मुर्गी इतने इतने अंडे देगी, करते करते इतना सोचते 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 एक पत्थर में पाँव आता है, बास्केट गिर जाती है, सारे अंडे टूट जाते हैं, ठीक है ना। तो इससे बेहतर है वो, मतलब इतने दूर के ख्वाब से बेहतर है एक्सिक्यूशन अच्छी हो, फिर एक्सपीरियंस मैनेजमेंट होनी चाहिए बिजनेस चलने के लिए, लेकिन अगर एक्सपीरियंस मैनेजमेंट नहीं होगी तो बिजनेस बंद हो सकता है। फैमिली ओरिएंटेड बिजनेस है तो हो सकता है वो कंटिन्यू ना हो पाए, फैमिली के कुछ बड़े इंतकाल कर जाए अगर, तो फिर उसके बाद सक्सेशन इश्यूज आ जाए, बिजनेस को तोड़ना पड़े, छोटे टुकड़ों में बिजनेस फिर चल ना पाए वैसा पहले जैसा, ऐसा भी होता है ना। कोई बिजनेस का आपका बिजनेस चल रहा था जिस एनवायरमेंट में, वो एनवायरमेंट ही पूरा चेंज हो गया, और आपके पास उस चेंज को रिस्पॉन्ड करने की कोई वही नहीं थी, स्ट्रेटेजी नहीं थी। मिसाल के तौर पर आपका बिजनेस था एक पूरे एक बहुत बड़ा मैदान है, वो आप किराए पे देते, वो किराया उसका जो है ना आप एक दिन का 30,000 चार्ज, उतनी जगह पर लोगों ने बिजनेसेस खोल लिए, 4 उस मैदान के अंदर 4 बॉक्स इंडोर सेटअप बना दिए, और बच्चों में जो है ना फुटबॉल का क्रेज आ गया, और आप क्रिकेट का मैदान बना के बैठे हुए, और बच्चों ने फुटसॉल खेलना शुरू कर दिया छोटे छोटे इंडोर प्लेसेस, तो लोग वहां जा रहे हैं, आपकी चीज महंगी भी पड़ी, उसको यूज करने वाले भी कम है, तो हो सकता है आपका बिजनेस कल को चले ही ना पाए, इतने लोग ही ना आए आपसे किराए पे लेने के, आपको बंद ही करना पड़ गया। इसी तरीके से कोई टेक्नोलॉजिकल चेंज आ सकता है कि आप अपने ओल्ड मेथड से पढ़ा रहे हो, ये टेक्नोलॉजी इतनी वो हो गई है, फास्ट हो गई कि घर बैठे लोग जो है ना, फॉर एग्जाम्पल आपकी एक रिटेल शॉप है, जब लोग जो आप रिटेल स्टोर है या सुपर स्टोर है जहाँ पर सिर्फ लोग आके खरीद सकते हैं, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन इतनी महंगी हो गई है कि लोग नहीं आ रहे और डिलीवरी वाले ऑप्शन पे जा रहे हैं, और आपने डिलीवरी ऑप्शन रखा ही नहीं, तो आप फेल कर सकते हो। कोविड तक का टाइम आ गया, टाइम चेंज हुआ, आपने डिलीवरी ऑप्शन नहीं रखा और शॉप्स बंद थी गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर, तो आपकी डिलीवरी फैसिलिटी थी नहीं, शॉप खोल नहीं सकते थे, शॉप बंद हो सकता है, बंद ही हो गई, बिजनेस ही ना चल पाए, क्योंकि जब माल ही नहीं बेच पा रहे, डिलीवर नहीं कर पा रहे, तो बेच नहीं पा रहे तो किराया नहीं निकल पा रहा, सैलरीज नहीं निकल पा रहे तो एम्प्लॉयज निकालने पड़ गए, फिर किराया भी नहीं निकल पा रहा, तो आपने बिजनेस ही बंद कर दिया। तो जो बिजनेस अगर अडॉप्ट नहीं करता चेंज को, वो भी बंद हो सकता है। लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स, अगर बिजनेस के पास कैश फ्लो शॉर्ट हो जाए, लिक्विडिटी होती है कैश फ्लो, कैश ही ना हो, इस तरह के बिजनेस अपनी औकात से ज्यादा तेजी से भाग रहा हो, तो अपने आप को रन ओवर कर जाएगा, ठीक है। मिसाल तौर पर जहां पर कैच आ रहा है, आप इतना तेज भाग रहे हो कि जहां तक कैच बॉल पहुंच रही थी आप उससे आगे निकल जाओ, तो छूटेगा ना कैच। वैसे ही आप ओवर रन कर जाओ, ओवर एक्सपेंड कर जाओ, कि इतना एक्सपेंड होगा कि संभाल ही नहीं पाए, इतने पेस पे निकल गया कि पेस संभाल नहीं पाए, सही, इतना एक्सपेंड कर दिया। एक साथ आपने जो है 10 रेस्टोरेंट्स खोल लिए, एक की भी लेबर नहीं संभाली, यहाँ टाइम वहाँ टाइम वहाँ टाइम, कहाँ का लगा मैनेज ही नहीं कर पा रहे, तो बिजनेस ओवरऑल सारे खराब हो गया।
तो होता है ना, कम के ऊपर पहले कमांड हासिल होती है, फिर ऊपर उसको ग्रो करते हैं। आपने उस प्रॉपर जो ग्रोथ की स्पीड होनी चाहिए उससे ज़्यादा तेज में रैपिड एक्सपेंशन तो भी सही नहीं है। जैसे यहाँ पर मिसाल दी है रेस्टोरेंट चेन में। सो कौन से फैक्टर्स है बिजनेस को फेल करते हैं, ये सवाल आपका यहाँ पर आ जाता है। फिर व्हाई न्यू बिजनेसेस आर एट अ रिस्क ऑफ फेलिंग, नए बिजनेसेस क्यों फेल होते हैं, वैसी ही ये चीज़ है, बिल्कुल वैसा ही है कि लैक ऑफ फाइनेंस, ऊपर ही बोला ना कि फाइनेंस शॉर्ट हो जाए, पैसा शॉर्ट हो जाए, तो पैसा ना हो तो बिजनेस के ऊपर रिस्क होता है। पुअर प्लानिंग हो, प्रॉपर प्लान ना हो, जो बिजनेस प्रॉपर प्लान के साथ ना खुला तो वो भी बंद हो जाएगा, उसको बंद होने का रिस्क है। ठीक है। इनएडिक्वेट रिसर्च, रिसर्च आपने प्रॉपर ना किया, अपने ख्वाब बनाए हो कि मैं तो इतने बेच दूंगा इतने बेच दूंगा, प्रॉपर रिसर्च ना किया, रियलिस्टिक रिसर्च ना हो, आपने आइडियल रिसर्च को, जो आप चाह रहे थे ना 10,000 यूनिट्स बिके, आप तो आपने सारा प्लान ही 10,000 यूनिट्स के हिसाब से बनाया, लेकिन रियल ग्राउंड जाए उतने यूनिट्स की डिमांड नहीं हुई, तो आपने प्रॉपर रिसर्च करनी चाहिए थी। लैक ऑफ एक्सपीरियंस ऊपर कवर हो गया। इसी तरह इंक्रीज कॉम्पिटिशन, हाँ आप तो स्टार्ट हुए लेकिन आपकी कॉम्पिटिटर्स आपसे बेहतर परफॉर्म करे, कम प्राइस में सेल कर पा रहे, आप नहीं चल पाओगे। ठीक है। वेब बैंक की एक मिसाल है कि जिसने मल्टीपल सिटीज में बहुत सारे वेयर हाउसेस खोले लेकिन उसको चला नहीं पाया, ये पढ़ोगे आप। इस तरह इस पॉइंट पे आप एक ऐसे बिजनेस की मिसाल दे सको इतना पढ़ने के बाद, जो पूरा अब तक मैंने पढ़ाया, उसके बाद क्या आप एक स्टार्टअप खोला और वो कैसे फेल हुआ, आप उसकी पूरी मिसाल दे सकते खुद अपनी बना। ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, दिस एंड्स हियर।